अध्याय 529 तलवार सम्राट और नश्वर सम्राट। तलवार की एक लड़ी चमक उठी। अनुभव करना। अभी अभी बोलने वाले उस आदमी का सिर उसकी प्रतिक्रिया से पहले ही उसकी गर्दन से उड़ गया था और उसकी सिरविहीन लाश से ताज़ा खून का फव्वारा फूट पड़ा था। तुम। अन्य दो ने आश्चर्य से यांग ये को देखा और उनके शरीर कांपने भी लगे थे। ठीक इसी समय लोगों का एक बड़ा समूह उन दोनों के पीछे से आया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने समूह के सामने वाले कुछ लोगों को पहचान लिया था और उसने उनमें लुओ जुन और अनबेरू को भी देखा। यांग ये, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी जंगल में पहुंच जाओगे, और यह संयोग से तब हुआ जब संत खंडहर खुलने वाला था। इसके अलावा मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में यहाँ खुलेआम खुद को दिखाने की हिम्मत करोगे। तलवार सम्राट से जैसी उम्मीद थी। ओह, ठीक है, मुझे तुम्हें तलवार दानव कहना चाहिए, लुओ जून ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, और ऐसा लगा जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिला हो। वह तलवार दानव है, यांग ये। टीएस्क, वह वास्तव में बहुत छोटा है। यह कल्पना करना वास्तव में कठिन है कि वह वास्तव में एक साथ दायरे के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम है। बगल में खड़े स्वतंत्र साधकों में से एक ने प्रशंसा के साथ कहा, कितनी तेज निगाह है। तलवार दाव में उनकी उपलब्धियां निश्चित रूप से अकल्पनीय ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। भले ही वह इतनी दूर हो, फिर भी मैं उसके द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली फीकी तलवार की मंशा को महसूस करने में सक्षम हूं। अफसोस, ऐसा व्यक्ति वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र से आया है। कौन परवाह करता है कि वह कहां से है। मुझे बस इतना पता है कि नश्वर सम्राट लुओ जून अब सेंट खंडहर में चीजों पर एकाधिकार नहीं रखेगा क्योंकि वह आ गया है। भले ही नश्वर सम्राट ने इसकी घोषणा की हो, लेकिन क्या आप सभी इसे महसूस नहीं कर सकते। उसने खुद को इस जगह का मालिक मान लिया है। जब हम खंडहर में प्रवेश करेंगे तो वह शायद अपना असली चेहरा दिखाएगा। वास्तव में यह हम सभी स्वतंत्र साधकों के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। इसे भूल जाओ, चलो बस देखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यांग ये लुओ जून का विरोध कर पाएगा। आखिरकार लुओ जून के पास 15 एक साल रियल्म विशेषज्ञ हैं। चूंकि उसने यहां आने की हिम्मत की है, तो उसके पास कुछ योग्यता या सहायता होनी चाहिए। चलो बस इंतजार करें और देखें। यांग ये ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, बकवास बंद करो। क्या आप अपने अधीनस्थों को एक एक करके मुझ पर हमला करने के लिए कहेंगे, या वे समूहों में मुझ पर हमला करेंगे। मेरा सुझाव है कि आप उन सभी को एक साथ भेजें। अहंकारी, बहुत अहंकारी। यांग यी के बारे में सबकी पहली धारणा यही थी। केवल कुछ लोगों की आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। हालांकि यांग ये की हरकतें बहुत ही अहंकारी थीं, लेकिन अगर कोई इसे दूसरे नजरिए से देखे, तो वह देख पाएगा कि यांग ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास सिर्फ ताकत थी, दिमाग नहीं था। क्योंकि लुओ जुन वैसे भी नश्वर सम्राट था। तो जब यांग ये ने उसे सार्वजनिक रूप से इस तरह से उकसाया था, तो वह यांग ये के खिलाफ एक समूह कैसे भेज सकता था। यदि लुओ जुन ने ऐसा किया, तो क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से यह बताने जैसा नहीं होगा कि नश्वर सम्राट तलवार सम्राट से नीच था। साथ ही, अगर लुओ जुन ने ऐसा किया, इस दुनिया में जहां ताकतवरों का सम्मान किया जाता है, तो यहाँ कई लोग उसे नीची नजर से देखेंगे। नश्वर सम्राट, मुझे किंवदंती के इस तलवार सम्राट से लड़ने की अनुमति दें। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लुओ जुन को थोड़ा झुकाया और सम्मानपूर्वक बोला, क्या आप आश्वस्त हैं। लुओ जुन ने सपाट लहजे में पूछा। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, नश्वर सम्राट, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा। लुओ जुन ने सिर हिलाया। वह भी देखना चाहता था कि इस दौरान यांग ये कितनी बड़ी हो गई है। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति यांग ये से कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया और फिर बोला, लियोंगगांग, नश्वर सम्राट की कमान के तहत 10वीं बटालियन का एक दल नेता और 5वीं रैंक का एक साल ट्रियल प्रोफोमा। मेरी साधना आपकी साधना से बेहतर है, इसलिए मैं आपको मुझ पर 3 बार हमला करने की अनुमति दूंगा ताकि दूसरे यह न कह सकें कि मैंने कमजोरों को धमकाया है। यांग ये ने हंसते हुए कहा, और फिर उसने लुओ जून की ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में उन सभी को मेरे पास नहीं भेजोगे। मेरे इरादे वाकई अच्छे हैं। भले ही मेरा यह अधीनस्थ कमजोर है, लेकिन अगर यह आपके खिलाफ है, तो उसे। लुओ जुन ने बोलना समाप्त भी नहीं किया था कि अचानक एक तलवार की नोक लियोंगगांग की गर्दन में घुस गई, और फिर लियोंगगांग का सिर लुढ़क कर जमीन पर आ गिरा और लुओ जुन के सामने ही रुक गया। आसपास के सभी लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए। उसने अपनी तलवार के एक झटके से ही 5वें दर्जे के एक साल ट्रियल्म विशेषज्ञ को नष्ट कर दिया। उनके दिमाग लगभग खाली हो गए थे, और वे आश्चर्य से उसकी ओर देख रहे थे। एनबिरू ने यांग यी पर एक गहरी और लंबी नजर डाली और फिर अपनी आंखें नीची कर लीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, देखो, मेरे इरादे वाकई अच्छे थे। अब मैं तुम्हें फिर से वही सुझाव दूंगा। उन सभी से कहो कि वे एक साथ मुझ पर हमला करें। लुओ जुन के चेहरे पर दिखाई देने वाली शांति और उदासीनता गायब हो गई थी, और वह अपने चेहरे पर थोड़े भद्दे भाव के साथ बोला, आपने परमधाम प्राप्त कर लिया है।
अगर यांग ये ने एक साथ दायरे को प्राप्त नहीं किया होता तो यांग ये के लिए लियोंगगांग को तुरंत नष्ट करना बिल्कुल असंभव होता, लेकिन उसने अभी इसे आसानी से पूरा कर लिया था। इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि यांग ये ने एक साथ दायरे को प्राप्त कर लिया था। यांग ये ने लुओ जून की अवहेलना की। उसने अपनी तलवार लहराई और तलवार की दो धारें हिंसक रूप से बाहर निकलीं, इससे पहले कि वे केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों में से 2 का सिर काट दें। उसके बाद उसने आसपास के अन्य लोगों की ओर अपनी नज़र घुमाए और कहा, मैं यांग ये यही हूँ। अगर कोई इनाम के बदले मेरा सिर चाहता है तो आप अभी यहाँ आ सकते हैं। लुओ जुन के समूह के अलावा किसी और ने यांग ये की नज़रों में आने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे उस पागल आदमी को नाराज करने से बेहद डरते थे। अंत में यांग ये की नज़र लुओ जुन पर पड़ी और उसने पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? लुओ जून की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसका हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर लगी नश्वर सम्राट की तलवार की ओर बढ़ा। वह अभी कुछ बोलने ही वाला था कि उसके दाहिनी ओर बैठा एक बूढ़ा आदमी अचानक बोला, नश्वर सम्राट, आप एक महान व्यक्ति हैं, तो आप खुद को ऐसे खलनायक से लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चूंकि वह मौत को आमंत्रित करने का इरादा रखता है, तो मुझे उसे उसके रास्ते पर भेजने की अनुमति दें। बड़े युन, मैं तुम्हें उसके खिलाफ काम करने की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ? बूढ़े आदमी के पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा और मुस्कुराया। तलवार सम्राट, हाहा, मैं बूढ़ा शराबी अपने पूरे जीवन काल में अनगिनत लोगों को मार चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी तलवार सम्राट को नहीं मारा। बड़े युन, कृपया ऐसे मौके के लिए मुझसे मत लड़ो। एल्डर युन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक शब्द भी नहीं कहा। बूढ़े शराबी ने लुओ जून को थोड़ा सा झुकाया और फिर उसने अपनी कमर पर रखी लौकी को उठाया और एक बड़ा घूंट शराब पी ली। शराब पीने के बाद ही उसकी नज़र यांग ये पर पड़ी और फिर उसने कहा, अज्ञानी बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम दुनिया में अजेय हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ क्षमताएं हैं। मैं बूढ़ा शराबी तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ताकतवर होता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके भीतर से एक भयावह आभा तूफान की तरह बाहर निकली। एक साथ दायरे का 9वां रैंक। अनगिनत स्वतंत्र किसान आश्चर्य से चिल्ला उठे। यांग ये ने अपने दाहिने पैर की नोक को हल्के से जमीन पर थपथपाया, जबकि उसके भीतर की गहन ऊर्जा शून्य फ्लैश में बह गई। वह लड़ाई शुरू होने का इंतजार करते हुए ताकत जमा कर रहा था। भले ही उसने अधेड़ उम्र के आदमी से लड़ाई नहीं की थी, यांग ये महसूस करने में सक्षम था कि अधेड़ उम्र का आदमी कितना मजबूत था। वह आदमी, बूढ़ा शराबी, जो 9वीं रैंक का एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ था, 9वीं रैंक के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिनसे उसने फ्लावर पैलेस में लड़ाई की थी। यांग ये को मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से डर नहीं था, लेकिन उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को भी कम आंकने से इनकार कर दिया। विनाश मुट्ठी, बूढ़ा शराबी चिल्लाया और अचानक दूर से यांग ये की ओर मुट्ठियां तानने लगा। एक पल में लगभग 300 मीटर आकार की 2 बड़ी मुट्ठियां दिखाई दी और वे यांग ये की ओर भयानक ताकत से टूट पड़ीं। इसके अलावा जिस जगह से वे गुजरे वह भी उनकी ताकत से तुरंत ढह गई। यांग ये ने अपने पैर की नोक को जमीन पर टैप किया और तेजी से शून्य फ्लैश को आगे की ओर फेंकने से पहले हवा में ऊपर उठा। बैंगनी रंग की तलवार क्यूई की एक स्ट्रैंड जो 100 मीटर से अधिक लंबी और 40 मीटर से अधिक चौड़ी थी, मुट्ठियों की जोड़ी के खिलाफ धमाका करते हुए आसमान को चीरती हुई चली गई। उसने जो तलवार क्यूई चलाई, वह ऐसी लग रही थी जैसे कि वे 8वें स्तर की तलवार की मंशा से बढ़ाई गई सामग्री हो। जहां भी वे गुजरे, अंतरिक्ष तुरंत कट गया और कुछ समय तक ऐसा ही रहा। अंतरिक्ष का वह क्षेत्र जो 8वें स्तर की तलवार की मंशा से खुला था, वह उस स्थान की तरह तुरंत ठीक नहीं हो पाया जिसे ओल्ड रनकर की ओब्लिटरेशन मुट्ठी ने अलग कर दिया था। तलवार की क्यूई और विशाल मुट्ठियां सभी की निगाहों के सामने एक दूसरे से टकरा गईं। टकराना, ऐसा लगा जैसे 9 आकाशों से कोई बहुत बड़ी गड़गड़ाहट गूंज उठी हो और इससे असंख्य लोगों के कान के पर्दे दुखने लगे हों। तलवार की क्यूई ने तुरंत ही दोनों बड़ी मुट्ठियों को अलग अलग कर दिया। हालांकि ठीक इसी समय यांग ये के हाव भाव थोड़े बदल गए, इससे पहले कि पहली जोड़ी के पीछे दूसरी जोड़ी बड़ी मुट्ठियां आ जाती। ओब्लिटेरेशन फिस्ट तकनीक एक मध्यम श्रेणी की स्वर्ग रैंक तकनीक है और इसमें कुल 5 स्तर हैं। हर एक स्तर अपने उपयोगकर्ता को तुरंत एक जोड़ी विशाल मुट्ठियां उड़ाने की अनुमति देता है। जिस तरह से बूढ़े शराबी ने 2 जोड़ी विशाल मुट्ठियां इतनी आसानी से निष्पादित की, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि उसने उस तकनीक को पूरी तरह से समझ लिया है। हाहा, मुझे देखना है कि तलवार सम्राट इस तकनीक से कैसे निपटता है। लुओ जून के पीछे एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति हल्के से हंसा। एनबीरू की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। जब दूसरी जोड़ी विशाल मुट्ठियां तलवार की क्यूई से टकराईं, तो वे दोनों तुरंत हवा में बिखर गईं और ऊर्जा की अनगिनत तरंगों में बदल गईं जो आसपास की ओर बह गईं। लेकिन अगले ही पल विशाल मुट्ठियों की एक और जोड़ी प्रकट हुई, और चाहे वह उनकी ताकत हो या गति, उन्होंने पहले की 2 जोड़ी विशाल मुट्ठियों को पीछे छोड़ दिया। वे एक पल में यांग ये के सामने पहुंच गईं। यह यहीं खत्म नहीं हुआ। जब यांग ये के सामने ये दोनों विशाल मुट्ठियां आईं, तो उनके पीछे 2 और विशाल मुट्ठियां दिखाई दीं।
इनमें से प्रत्येक विशाल मुट्ठियां ताकत और गति दोनों में पिछली जोड़ी से ज्यादा भयानक थी, इसलिए वे तुरंत ही उन विशाल मुट्ठियों की जोड़ी के साथ ओवरलैप हो गईं जो पहले से ही यांग ये के सामने थीं। जब ये तीन विशाल मुट्ठियां ओवरलैप हुईं, तो उनमें मौजूद भयानक ताकत ने दूसरों को बस इतना महसूस कराया कि वे वाकई दुनिया को मिटा सकते हैं। यांग ये इसका विरोध कैसे करेगी? इस समय यह विचार अनगिनत लोगों के मन में आया था। स्विश, 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 स्विश। यांग यी की पीठ पर तलवार की छाती से प्रकाश की 4 किरणें निकलीं और फिर वे तुरंत उन 3 जोड़ी विशाल मुट्ठियों के सामने पहुंच गईं जो एक में ओवरलैप हो गई थीं। उसके बाद वे नाचने लगीं और प्रकाश की अनगिनत किरणें हवा में लगातार चमकने लगीं। दर्शक आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि कैसे 3 जोड़ी विशाल मुट्ठियां, जो एक दूसरे से लिपटी हुई थीं, 3 सांसों से भी कम समय में टुकड़ों में कट गईं और ऊर्जा की तरंगों में परिवर्तित हो गईं, जो आसपास के वातावरण में फैल गईं। बूढ़े शराबी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये जो अभी अभी एक साल दायरे में आगे बढ़ा था, वास्तव में इतनी आसानी से उसके तुरुप के पत्ते को नष्ट करने में सक्षम होगा। बूढ़े शराबी का चेहरा शर्म से जल उठा जब उसे याद आया कि उसने पहले क्या कहा था, और फिर उसकी आंखों में एक क्रूर भाव चमक उठा। उसका शरीर हवा में उछल गया और फिर उसने अचानक अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करके यांग ये की ओर एक पकड़ने वाला इशारा किया। स्थानिक पिंजरा। यांग ये के चारों ओर लगभग 100 मीटर का क्षेत्र जम गया था। स्थानिक दीवारों की परत दर परत यांग ये को लगातार घेरे हुए थी, जिसके कारण वह बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ था। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि 8वें स्तर की तलवार की मंशा उसके भीतर से बाहर निकली और उन स्थानिक दीवारों पर प्रहार किया। हालांकि स्थानिक दीवारें केवल थोड़ा कांप उठीं, लेकिन उनकी तलवार की मंशा से टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा। 9वीं रैंक के एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ का स्थानिक पिंजरा वास्तव में दुर्जेय है। यांग ये ने आदेश जारी करने से पहले अपने दिल में बड़बड़ाया। नेदर घोस्ट फ्लेम, वायलेट क्लाउड लाइटनिंग, 9वीं हेल कोल्ड गेल उसके भीतर से बाहर निकली, और 3 नेचुरल ट्रेजर्स और 8वें स्तर की स्वॉर्ड इंटेंट की संयुक्त ताकतों ने तुरंत स्थानिक दीवारों को अलग कर दिया। 3 प्राकृतिक खजाने। सभी दर्शक आश्चर्य से चिल्ला उठे। बूढ़े शराबी की अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये इतनी आसानी से उसके स्थानिक पिंजरे को तोड़ पाएगा। वह जानता था कि उसने यांग ये को कम आंका था। वह फिर से हमला करने ही वाला था कि उसने यांग ये की आवाज सुनी। अब मेरी बारी है। यांग ये की आवाज सुनते ही बूढ़े शराबी के पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसके माथे के सामने तलवार की नोक दिखाई दी और इससे बूढ़ा शराबी डर गया। उसने बलपूर्वक अपना शरीर दूर किया और 300 मीटर दूर दिखाई दिया। हालांकि उसके माथे के बीच में एक खूनी छेद था और उसमें से लगातार खून की बूंदें टपक रही थीं। अगर यह थोड़ा और गहरा होता तो मैं मर जाता। बूढ़े शराबी की आंखों में भय दिखाई दे रहा था। ठीक इसी समय उसकी गर्दन के पीछे एक तलवार की नोक दिखाई दी। इस बार तलवार की नोक पिछले हमले से भी ज्यादा तेजी से दिखाई दी थी और वह उसे चकमा देने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं था। बूढ़ा शराबी भयभीत हो गया। स्विश। ठीक उसी समय जब तलवार की नोक बूढ़े शराबी की गर्दन को छेदने वाली थी, एक बढ़िया सोने की सुई शून्य फ्लैश की नोक पर लगी थी और फिर वह तुरंत एक तरफ मुड़ गई। उसी समय यांग ये की पूरी भुजाएं हिंसक रूप से हिल गईं। अगर वह अपने दुर्जेय भौतिक शरीर के लिए नहीं होता, तो उसका यह हाथ शायद उस हमले के प्रभाव से अपंग हो गया होता। यांग ये की नजर लुओ जुन के बगल में खड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, क्योंकि यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने अभी अभी उस पर हमला किया था। अध्याय 530 शैतानी दौड़। कई स्वतंत्र साधक जो बगल से देख रहे थे, उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति को बूढ़े शराबी की मदद करते हुए देखकर तिरस्कार के भाव प्रकट किए। उसे वास्तव में लगता है कि एक 9वीं रैंक का एक्साल्ट क्षेत्र विशेषज्ञ एक प्रथम रैंक के एक्साल्ट क्षेत्र विशेषज्ञ के विरुद्ध पर्याप्त नहीं है, और उसने मदद भी की। वह नश्वर सम्राट लुओ जून काफी घृणित है। भले ही उन्हें लुओ जून के कार्यों के प्रति घृणा महसूस हुई, लेकिन उन्होंने इसे आवाज देने की हिम्मत नहीं की, और उन्होंने आज यहाँ जो कुछ हुआ था उसे फैलाने की भी हिम्मत नहीं की। एक्साल्टेड हान साम्राज्य एक विशालकाय था जिसे वे अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। लुओ जून की अभिव्यक्ति थोड़ी भद्दी थी। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वे स्वतंत्र साधक क्या सोच रहे थे, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वह बूढ़े शराबी को नहीं बचाता तो उसके अधीनस्थ उससे निराश हो जाते। हाहा, यांग ये ने हंसते हुए कहा, लुओ जून, मैंने अभी तुमसे कहा था कि उन सभी को मेरे पास भेज दो। अन्यथा, अगर तुम उन्हें एक एक करके मेरे पास भेजोगे और उन्हें नुकसान पहुंचाने की रणनीति अपनाओगे तो यह वास्तव में समय की बर्बादी होगी। यांग ये, तुम मर जाओगे, लुओ जुन ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर आप अगली बार किसे भेजेंगे? यांग ये ने पूछा। मैं यह करूंगा। लुओ जुन के पीछे से एक आवाज उठी। हालांकि लुओ जुन ने तुरंत उस व्यक्ति को घूर कर देखा, और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, यांग ये, मैं मानता हूं कि तुम मजबूत हो, लेकिन यह बेकार है क्योंकि तुम चाहे कितने भी मजबूत हो, तुम अंत में अकेले ही रहोगे। मेरा अधीनस्थ आज हार गया, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ फिर से कार्रवाई नहीं करूंगा।
अन्यथा दूसरे कहेंगे कि मेरे महान हान साम्राज्य में कोई भी सक्षम नहीं है और वह संख्याओं का उपयोग करके तुम्हें थका देने की कोशिश करता है। लेकिन अगली बार जब हम लड़ेंगे तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुओ जुन मुड़ा और अपने समूह को ले गया। यांग यी की आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ जब उसने लुओ जून के समूह को जाते हुए देखा। लुओ जून के समूह में कम से कम 3 लोग थे जिन्होंने उसे बेहद खतरनाक एहसास कराया। वह बूढ़ा आदमी उनमें से एक था। दूसरा व्यक्ति काले कपड़े पहने व्यक्ति था जो काले लबादे और केप में ढका हुआ था। अंतिम व्यक्ति लुओ जून के पीछे खड़ी एक बूढ़ी महिला थी। 16-20 उन्हें उनसे खतरे की प्रबल अनुभूति हुई। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम फिर भी आओगे। इस बीच एन बिरु यांग ये के पास चली गई और काले कपड़े पहने हत्यारा उसके पीछे था। यांग ये ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी आकृति उसके पीछे से गुजरी और आगे बढ़ गई। उसके पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं बचा था क्योंकि एन कबीले ने उसके पीछे हत्यारे भेज दिए थे क्योंकि कुछ भी कहना व्यर्थ था। चूंकि वे दुश्मन बन गए थे, इसलिए बेहतर था कि पूरी तरह से दुश्मनों की तरह ही पेश आया जाए। वह उसके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता था, फिर भी उसके साथ थोड़ा स्पष्ट रिश्ता रखना चाहता था। एनबिरू की आंखों में एक कड़वाहट भरी अभिव्यक्ति उभरी। यांग ये अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि काले कपड़े वाली वह महिला उसके सामने आ गई। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? यांग ये ने वॉर्ड फ्लैश पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अगर वह उसे हरा नहीं पाता, तो यांग ये ने अब तक उसे टुकड़ों में काट दिया होता। शायद हम सब बातचीत कर सकते हैं, महिला ने कहा। बातचीत? यांग ये ने उपहास करते हुए हंसते हुए कहा, बातचीत करने के लिए क्या है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी है। जब से आपके एन कबीले ने मेरे पीछे हत्यारे भेजे हैं, तब से हम दुश्मन बने हुए हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि अगर संभव हुआ तो मैं पूरे एन कबीले का सफाया कर दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं निश्चित रूप से इसे पूरा करने में सक्षम होऊंगा, और मुझे विश्वास है कि अब से बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। क्या आपको लगता है कि आप तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज हैं? महिला की आंखों में हत्या की मंशा प्रकट हुई। तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज? यांग ये ने हंसते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं उनसे कमतर हूं? क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं जब मैं कहता हूं कि अगर मैं सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाऊं तो आपको मारना कुत्ते को मारने जैसा होगा? बेशक, यह अर्थहीन है क्योंकि मैंने सम्राट क्षेत्र को प्राप्त नहीं किया है। मैं बस एक अनुमान लगा रहा था। शायद आप कभी भी राजसी राज्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, महिला ने कहा। यांग ये ने कहा, तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुझे मारने की, है ना? महिला चुप हो गई और फिर बोली, यह बीरू नहीं था जिसने उन हत्यारों को तुम्हारे पीछे भेजा था, यह मैं थी। अगर तुम किसी से नफरत करना चाहते हो, तो मुझसे नफरत करो। इसका उससे या एन कबीले से कोई संबंध नहीं है। अगर मुझे पता चलता है कि तुमने एन कबीले या उसके खिलाफ काम किया है, तो मैं तुम्हें नहीं मार सकती, लेकिन जिन लोगों की तुम परवाह करते हो, उनका क्या होगा? क्या दानव सम्राट उनकी भी रक्षा करेगा? क्या तुम मुझे धमका रहे हो? यांग ये ने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली। महिला ने सिर हिलाया और कहा, क्या मैं इसके योग्य नहीं हूं? थोड़ी देर बाद यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। यह हम दोनों के बीच की बात है। अगर एन कबीले मेरे खिलाफ काम नहीं करते तो मैं उनके खिलाफ काम नहीं करूंगा। लेकिन याद रखो कि मैंने क्या कहा है। सम्राट क्षेत्र में पहुंचने पर मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। यांग ये की छवि चमकी और उसके बोलते ही वहीं गायब हो गई। चाची, यह सब क्यों करना है? यांग ये के जाने के बाद अचानक एन बिरू ने कहा, उसे हमारे एन कबीले से नाराजगी है, इसलिए हमारे लिए समझौता करना असंभव है। भले ही वह ऐसा करने के लिए तैयार हो, फिर भी हमारे पक्षों के लिए समझौता करना असंभव है। हमने उसकी ताकत और क्षमता को कम करके आंका। महिला ने अचानक कहा, अगर मैंने उसके खिलाफ वैसा नहीं किया जैसा आपने पहले कहा था, तो हमारा एन कबीला उत्तरी एन कबीले की तरह ही स्थिति में होगा और हमारे पास बाहर निकलने का रास्ता होगा। अब वह बड़ा हो गया है और उसे दानव सम्राट जैसे असाधारण विशेषज्ञ का संरक्षण प्राप्त है। हमें तो छोड़िए, यहाँ तक कि महान हान साम्राज्य को भी उसे खत्म करना मुश्किल लगेगा। ऐसी परिस्थितियों में जब सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो कोई भी शक्ति उस पागल आदमी के प्रतिशोध को सहन नहीं कर सकती। वह तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज से भी अधिक भयानक है क्योंकि तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज को भी तलवार दानव नहीं कहा जाता था। तो तुमने उसे जानबूझकर धमकाया ताकि उसके और अन कबीले के बीच की दुश्मनी तुम दोनों के बीच एक निजी दुश्मनी बन जाए। अनबिरू ने कहा, वास्तव में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही तुम गलत थे, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया वह अन कबीले के लिए था। इसलिए अन कबीला निश्चित रूप से तुम्हारे साथ सब कुछ सहन करेगा। बीरू, क्या तुम्हें डर है कि राजसी राज्य में पहुंचने पर वह सचमुच मुझे मार सकेगा? महिला ने कहा, चाहे आप में से कोई भी मर जाए, यह अन कबीले के लिए फायदेमंद नहीं है।
आनबिरू ने कहा। महिला चुप हो गई। दरअसल यांग ये अब अकेला नहीं है और उसे समर्थन भी मिल रहा है। यह कहना मुश्किल है कि उसे मारने से उसका समर्थन करने वाले लोग बदला लेंगे या नहीं। अंत में उस दिन उसके द्वारा लिए गए निर्णय के कारण ही एन कबीले को इतनी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा। बेशक अगर यांग ये को लुओ जून द्वारा समाप्त कर दिया जाता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन यह स्पष्ट रूप से पूरा करना काफी कठिन था। आइए हम वर्तमान युवा पीढ़ी में मानव, दानव और शैतान जातियों के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों पर एक नजर डालें, अनबिरू ने कहा। कुछ ही दूरी पर एक ऐसा पहाड़ था जो देखने में भ्रामक लग रहा था और वह दूधिया सफेद धुंध से ढका हुआ था। इसके अलावा एक पतली सी दीवार थी जो धुंध को ढकने वाले पानी की तरह लहरा रही थी। वह पर्वत संत लियू युन द्वारा छोड़े गए खंडहर थे। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और पाया कि आसपास 10,000 से कम प्रगाढ़ लोग नहीं थे और व्यवहारिक रूप से वे सभी एक साथ दायरे के विशेषज्ञ थे। ये प्रगाढ़ लोग मूल रूप से अनगिनत छोटे छोटे समूहों में विभाजित थे। आखिरकार खंडहर अज्ञात से भरे हुए थे, इसलिए उनके लिए समूह बनाना सामान्य बात थी। कुछ ऐसे भी थे जो उनकी तरह अकेले थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम थे। कुछ ही देर में यांग ये ने भीड़ में एन नानजिंग को देखा। उसे लगा कि उसने उसकी निगाहें देख ली हैं और उसने अपना सिर उठाकर उसे देखा और फिर थोड़ा सिर हिलाया। यांग ये ने भी सिर हिलाया और फिर उसने अपनी नजरें हटा लीं। शैतान की दौड़ यहाँ है, अचानक किसी ने आश्चर्य से कहा। भीड़ ने शैतान जाति के मजबूत युवकों के एक समूह को दूर से धीरे धीरे चलते हुए देखा। यांग ये ने भी देखा। यांग ये ने समूह में मोके को देखा, लेकिन मोके वह नहीं था जो समूह का नेतृत्व कर रहा था, बल्कि कोई और आदमी था। आगे चल रहे उस व्यक्ति ने लुओ जून की ओर देखा और उसने लुओ जून को आंकने से पहले कहा, नश्वर सम्राट लुओ जून। लुओ जून ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको मोके का वरिष्ठ भाई मोजुवान होना चाहिए, है ना? तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मोजुवान ने ठंडी हंसी में कहा, किंवदंती के अनुसार नश्वर सम्राट को महाद्वीप को एकजुट करना है। मेरी शैतान जाति हमारे महाद्वीपों के बीच की बाधा को तोड़ने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जब समय आए तो पीछे मत हटना। चिंता मत करो, वह दिन बहुत जल्द आएगा। लुओ जून कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था। मोजुवान ठंडी हंसी हंसा और फिर उसकी निगाह एन नानजिंग पर पड़ी और उसने कहा, मोके उस दिन तुमसे हार गया था। क्या तुम उसका बदला लेना चाहते हो? एन नानजिंग ने कहा। मोजुवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि तुम भी हार गए हो। मोजुवान ने अपनी नज़र से आसपास के माहौल को देखा और कहा, यांग ये कौन है? उसकी आवाज़ घंटी की तरह गूंज रही थी और कानों को बहरा कर देने वाली थी। सभी लोग यांग ये की ओर देखने लगे। मोशुवान ने यांग ये को देखा, उसका आंकलन किया और फिर कहा, आप मानव जाति के तथाकथित तलवार सम्राट हैं, यांग ये। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम मुझसे परेशानी ढूंढने आए हो? आप बिल्कुल सही हैं। मोजुवान ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी तलवार निकालो, अन्यथा शायद आपको मौका नहीं मिलेगा। यांग ये ने अपना हाथ बढ़ाया और लुओ जून के बगल में खड़े बूढ़े शराबी की ओर उंगली उठाई और फिर उसने कहा, देखा, वह आदमी भी उतना ही घमंडी था जितना कि तुम अभी हो। मैंने उसके माथे पर वह निशान छोड़ा है। लुओ जून और अन्य लोगों के हाव भाव खराब हो गए और यह बूढ़े शराबी के लिए विशेष रूप से बुरा था। उसकी आंखों से लगभग आग की लपटें निकलने लगीं। मोजुवान ने बूढ़े शराबी की ओर देखा और कहा, वह सिर्फ एक बेकार चीज है। वह मेरी तुलना के लायक भी नहीं है। यांग ये, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, अपनी तलवार निकालो। नहीं तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आसपास के दर्शक मोजुवान को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी बेवकूफ को देख रहे हों। उन्होंने सोचा था कि यांग ये बहुत घमंडी और घमंडी है, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह आदमी उससे भी बुरा होगा। उसे डर है कि यांग ये को अपनी तलवार निकालने का मौका नहीं मिलेगा। क्या इस आदमी के सिर में कुछ गड़बड़ है? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार डालूं? यांग ये ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम पहला हमला करो। मोजुवान ने कहा। यांग ये मुस्कुराए और कहा, चूंकि यह ऐसा है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने उसके सामने की जगह में शून्य फ्लैश को घोंपा और फिर उसकी नोक तुरंत मोजुवान के गले के सामने आ गई। बाद वाले की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने इसे टाला नहीं। इसके बजाय उसने अपना हाथ बढ़ाया और यांग ये की तलवार की नोक को पकड़ लिया और फिर बोला, एक दाव कलाकृति। यह कुछ खास नहीं है। यदि आप एक दाव कलाकृति पर भरोसा करना चाहते हैं, तो मुझे यह कहना होगा कि मुझे आपकी बकवास सुनने का मूड नहीं है। यांग ये ने अचानक वॉर्ड फ्लैश को घुमाया और फिर मोजुवान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने जल्दी से वॉर्ड फ्लैश पर अपनी पकड़ छोड़ दी। उसकी हथेली पर खूनी घाव था और घाव से लाल लाल खून धीरे धीरे बह रहा था। तुमने मुझे घायल कर दिया है। मोजुवान का चेहरा क्रूर हो गया। अगले ही पल मोजुवान अचानक मौके पर गायब हो गया और यांग ये के सामने प्रकट हुआ और फिर उसने यांग ये पर तेजी से मुक्का मारा।
इसके अलावा उसकी मुट्ठी काले तराजू की एक परत से ढकी हुई थी। अध्याय 531 दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला। यांग ये की निगाहें बर्फीली हो गईं जब उसने देखा कि उस मुट्ठी ने उस पर हमला किया। भले ही वह अपने लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था, लेकिन यह नहीं दर्शाता था कि वह मुसीबत से डरता था। मोजुवान स्पष्ट रूप से इस हमले के साथ उसकी जान लेने के लिए आ रहा था। 8वें स्तर की तलवार की मंशा यांग ये के भीतर से बाहर निकली और तुरंत मोजुवान को घेर लिया। यांग ये की तलवार की मंशा से घिरे होने पर मोजुवान का मुख का धीमा हो गया और फिर उसकी आंखों में सदमा दिखाई दिया। लेकिन ठीक इसी समय यांग ये की तलवार ने उसकी छाती पर वार किया था, उसके कपड़ों को छेद दिया था, लेकिन मोजुवान के शरीर में वार नहीं किया था, क्योंकि उसकी छाती पर काले रंग की पपड़ी की एक परत थी। मानव, तुम मेरी सुरक्षा को भेद नहीं सकते। मोजुवान ने क्रूरता से मुस्कुराया। अनुभव करना। हालांकि यांग ये ने अगले ही पल अचानक शून्य फ्लैश घुमाया और फिर यह मोजुवान के शरीर में घुस गया। मोजुवान भयभीत था। उसने जल्दी से यांग ये की तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया ताकि उसे तोड़ सके, लेकिन वह संभवतः एक दाव आर्टिफैक्ट को कैसे तोड़ सकता था। यांग ये ने एक बार फिर शून्य फ्लैश को घुमाया। मोशुवान चिल्लाया क्योंकि उसका शरीर बार बार पीछे की ओर घूम रहा था क्योंकि उसकी तर्जनी उंगली काट दी गई थी। मानव, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मोजुवान ने गुस्से से दहाड़ लगाई, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। यांग ये ने तिरस्कार का भाव प्रकट करते हुए कहा, क्या राक्षस जाति के सभी सदस्य इतने शर्मनाक हैं? मोजुवान गुस्से में था और वह हमला करने ही वाला था कि अचानक शैतान जाति का एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। बूढ़े आदमी को देखकर मोजुवान और उसके पीछे खड़े लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उसके बाद मोजुवान सहित सभी ने बूढ़े आदमी को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, महान बुजुर्ग। बूढ़े आदमी ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। थप्पड़। मोशुवान के चेहरे पर हथेली का निशान दिखाई दिया, जबकि उसका शरीर 100 मीटर दूर जाकर फट गया। शैतान जाति के सभी युवकों के चेहरों पर और भी अधिक सम्मानपूर्ण भाव उभर आए। शैतान जाति के सबसे बड़े बुजुर्ग ने शैतान जाति के सभी सदस्यों की ओर देखा और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी याद रखें कि हार भयानक नहीं है क्योंकि इसका अंत केवल मृत्यु में होगा। लेकिन मेरी शैतान जाति में ऐसा कोई नहीं है जो हार स्वीकार न कर सके। यह अच्छी तरह याद रखें, आप सभी मानव जाति के क्षेत्र में मर सकते हैं, लेकिन जब तक आप यहाँ हैं मेरी शैतान जाति को अपमानित न करें। हम बड़े साहब की शिक्षाओं को अच्छी तरह याद रखेंगे। सभी ने आदरपूर्वक बूढ़े आदमी को प्रणाम किया। बूढ़े आदमी ने यांग ये की तरफ देखा और इससे यांग ये का दिल ठंडा हो गया, क्योंकि बूढ़ा आदमी एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था और उसकी ताकत निश्चित रूप से बेहद भयानक थी और शायद जियाओ तियानजी के बराबर थी। क्या तलवार सम्राट है? इतनी कम उम्र में तुमने ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। तुम तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वजों से इतने सालों पहले किसी भी तरह से कमजोर नहीं हो। बूढ़े आदमी की आकृति चमक उठी और उसके बोलते ही वहीं गायब हो गई। यांग ये ने अपने दिल में राहत की सांस ली क्योंकि बूढ़े आदमी ने उस पर बहुत दबाव डाला था। उसने यह भी सोचा कि अगर बूढ़े आदमी ने हमला किया तो क्या दानव सम्राट उसे बचाने के लिए समय पर पहुंच पाएगा। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं, यांग ये ने आत्मा उपहास के साथ कहा, क्योंकि वह अभी भी इस दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों का सामना करने में असमर्थ था। तुम पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो। ठीक इसी समय मोके यांग ये के पास आया। यांग ये ने कहा, क्या तुम वही नहीं हो? मोके ने पूछा, उसके बारे में क्या? यांग ये को पता था कि वह नानजिंग के बारे में बात कर रहा था और उसने कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उसे चुनौती न दें क्योंकि वह आपको जीने का एक और मौका नहीं देगी। मोके ने भारी आवाज में कहा, वह पहले से ही इतनी मजबूत है कि दूसरे लोग उसके सामने सिर्फ निराशा ही महसूस कर सकते हैं। यांग ये ने कहा, कुछ लोगों के लिए वह सचमुच ऐसी ही है। मोके ने कहा, शैतान जाति की स्थिति बदतर होती जा रही है। भले ही नश्वर सम्राट लुओ जून हमारी जातियों के क्षेत्र के बीच की बाधा को न तोड़ें, मेरी शैतान जाति ऐसा करेगी, लेकिन हमें इसकी कीमत चुकानी होगी। उस समय अगर मानव जाति और शैतान जाति के बीच युद्ध होता है, तो क्या आप और वह लुओ जून की मदद करेंगे? यदि तलवार सम्राट और मार्शल भगवान नश्वर सम्राट के साथ सेना में शामिल हो जाएं, तो शैतान जाति की बात तो छोड़िए, यहाँ तक शैतान और दानव जातियों की संयुक्त सेनाओं के पास भी उन तीनों के खिलाफ कोई मौका नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो, भले ही मानव जाति का विनाश हो जाए, मैं फिर भी लुओ जुन की मदद नहीं करूंगा। मेरी नज़र में वह मेरा दुश्मन है। अगर तुम्हारी शैतानी जाति उन लोगों के खिलाफ काम करने का इरादा रखती है जिनकी मैं परवाह करता हूं, तो तुम्हारी शैतानी जाति भी मेरी दुश्मन होगी, यांग ये ने कहा। मैं समझ गया। मोके ने सिर हिलाया और फिर वह मुड़कर चला गया। लुओ जून ने दूर से यांग ये और मोके की बातचीत देखी और उसके चेहरे पर उदासी छा गई। अगर यांग ये शैतान जाति के साथ मिल गया तो शायद बहुत परेशानी हो जाएगी। अगर कोई और व्यक्ति होता तो शायद वह शैतान जाति के साथ मिलकर काम करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि यांग ये एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी करने में सक्षम था।
नश्वर सम्राट, उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। एल्ड यू ने लुओ जुन की तरफ से अचानक कहा। मैं सहमत हूँ। लुओ जुन के बाईं ओर काले कपड़े पहने आकृति ने भी बोला। क्या मुझे जाकर उसे मार देना चाहिए? लुओ जून के पीछे खड़ी बूढ़ी औरत ने उदास स्वर में अचानक कहा। क्या तुम बूढ़े शराबी को आसानी से हरा सकते हो? एल्ड यून अचानक बोला। बूढ़ी औरत का चेहरा तुरंत उदास हो गया और उसने कहा, बूढ़ी कमीनी यून, तुम क्या कहना चाह रही हो? क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि मैं एक छोटे बच्चे को नहीं मार सकती जिसने अभी अभी एक साथ दायरे में कदम रखा है? एल्ड यू ने यांग ये की ओर देखा और आगे कुछ नहीं बोला। बूढ़ी औरत थोड़ी गुस्से में थी। इस बीच लुओ जून ने कहा, बड़े यूं आपकी ताकत पर संदेह नहीं कर रहे हैं, दादी रोंग। लेकिन यांग ये वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई भी एक साल रियल्म विशेषज्ञ अभी आसानी से हरा सके। शायद वह दादी रोंग का मुकाबला न कर सके, लेकिन क्या होगा अगर वह भागने पर ध्यान केंद्रित करता है? बूढ़ी औरत चुप हो गई। मुझे उसे एक साल दायरे में आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। लुओ जून ने कहा, भले ही वह उस समय भी राक्षसी था, उसे आसानी से खत्म किया जा सकता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने कम समय में एक साथ दायरे को प्राप्त करने में सक्षम होगा। यह मेरी एक बड़ी भूल थी। नश्वर सम्राट, अब आपके पास एक क्षेत्र की आस्था ऊर्जा है ना? एल्ड यून अचानक बोला। लुओ जून ने सिर हिलाया और कहा, भले ही यह बहुत शुद्ध न हो, लेकिन इससे मेरे उपयोग पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर मैं किसी दूसरे क्षेत्र की आस्था ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊं तो मैं एक साथ दायरे में बेजोड़ हो जाऊंगा। भले ही मेरा प्रतिद्वंद्वी यांग ये या नानजिंग ही क्यों ना हो। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। एल्ड युन ने कहा, झाओ झांगफेई ने अभी भी पूर्वी क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं की है। यह जल्द ही किया जाना चाहिए। लुओ जून ने कहा, पूर्वी क्षेत्र में कुछ जिद्दी शक्तियां हैं और मैंने उनसे निपटने के लिए सेना भेजी है। एक बार उनसे निपटने के बाद पूर्वी क्षेत्र भी मेरे महान हान साम्राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, एल्ड यू, आपका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं खुद यांग ये को मार डालूं? एल्ड यून ने सिर हिलाया और कहा, अगर हम यांग ये को मार देते तो मुझे शैडो के साथ मिलकर काम करना पड़ता। हम उसे आसानी से मार सकते थे, भले ही उसने 9वें स्तर की तलवार की मंशा हासिल कर ली हो। हालांकि यह अर्थहीन है क्योंकि दुनिया केवल यह सोचेगी कि आप तलवार सम्राट से कमतर हैं। यह आपके लिए काफी नुकसानदेह है। अगर आपने खुद यांग ये को मार दिया तो आपकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच जाएगी, और यह उन शक्तियों को रोकने के लिए भी पर्याप्त होगी जो हमारे उत्कृष्ट हान साम्राज्य के प्रति वफादार नहीं हैं। लेकिन अगर अंत में हार हुई तो क्या होगा? शैडो अचानक बोला। एल्ड यून की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन लुओ जुन ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को मारने में असमर्थ हूं जिसने अभी अभी एक साथ दायरे में कदम रखा है, जबकि मेरे पास 2 क्षेत्रों की विश्वास ऊर्जा और नश्वर सम्राट तलवार है, तो क्या मैं एक नश्वर सम्राट के रूप में पूरी तरह से असफल नहीं हो जाऊंगा? यह और भी बेहतर होगा यदि महान हान साम्राज्य की आस्था ऊर्जा को इसमें शामिल किया जाए। इस बीच बूढ़ा शराबी जो उनमें से 4 के पीछे खड़ा था, अचानक बोल पड़ा। अपना मुंह बंद करो, लुओ जुन अचानक चिल्लाया। अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बूढ़े शराबी ने अपने होंठ भींच लिए। वह अपने दिल में काफी उदासीन महसूस कर रहा था, लेकिन अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लुओ जून ने धीरे से अपनी दाहिनी मुट्ठी कस ली। महान हान साम्राज्य की आस्था ऊर्जा। किसी साम्राज्य की आस्था ऊर्जा प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका था, और वह था उस साम्राज्य का सम्राट बनना। इस समय महान हान साम्राज्य का वर्तमान सम्राट लुओ जून नहीं बल्कि उसका पिता था। गर्जन। ठीक इसी समय क्षितिज से अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। जब उन्होंने इसके स्रोत की ओर देखा तो उन्होंने 1 दर्जन से अधिक विशाल सुनहरे ड्रैगन को उड़ते हुए देखा। उनके आकार इतने विशाल थे कि ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश को ढकने वाले हैं, और उनके द्वारा उत्सर्जित ड्रैगन दबाव 5 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से भयावह था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस बार दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला होगा। लुओ जून के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। सिर्फ लुओ जून ही नहीं, आसपास के कई लोगों के हाव भाव भी बदल गए थे। आखिरकार उन्होंने आमतौर पर दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उन्हें कभी नहीं देखा था। अब जब उन्होंने देखा था तो उन्होंने पाया कि दिव्य स्वर्ण ड्रैगन उनकी कल्पना से कई गुना ज्यादा भयानक थे। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन जानबूझकर शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए वे बीच हवा में ही इधर उधर चले गए, इससे पहले कि भौतिक ड्रैगन दबाव की धारें बीच हवा से बरसने लगीं। उनके नीचे कुछ एक्साल्ट रियल डीपवॉटर दबाव से प्रभावित होकर तुरंत जमीन पर गिर गए, और कुछ तुलनात्मक रूप से कमजोर विशेषज्ञों ने सभी 7 छिद्रों से खून बहाया और मौके पर ही मर गए। चाहे वह शैतान जाति हो या मानव जाति, सभी के चेहरे पर बेहद भद्दे भाव थे। ये दिव्य स्वर्ण ड्रैगन वास्तव में बहुत घमंडी हैं। हालांकि किसी अज्ञात कारण से लुओ जुन और मो जुवान दोनों का आकाश में सुनहरे ड्रैगन के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। जब मनुष्य और शैतान दोनों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो ड्रैगन और भी ज्यादा घमंडी हो गए।
इस बार उन्होंने सिर्फ ड्रैगन प्रेश ही नहीं छोड़ा, बल्कि कुछ ने आग की लपटें भी उगल दी। आसपास के कुछ एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञों को आग की लपटों से बचने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वे जलकर राख हो जाएं। अचानक लपटों की एक किरण एन नानजिंग की ओर उतरी। उसने आसमान में दिव्य स्वर्ण ड्रैगन को देखा, जिसने लपटों की उस किरण को उसकी ओर फेंका था। अगले ही पल स्काई स्प्लिट अचानक उसकी पकड़ से छूट गया और सुनहरे प्रकाश की किरण में बदल गया, जो सीधे उस ड्रैगन की ओर बढ़ गई। स्काई स्प्लिट को किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और वह उसके सिर में घुस गया। ड्रैगन हवा में दर्द से चीखने लगा और फिर सीधा जमीन पर गिर गया, और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जबकि जमीन हिंसक रूप से कांपने लगी। हालांकि उसका भाला उसके सिर में घुस गया था, लेकिन वह मरा नहीं था और केवल बुरी तरह घायल हुआ था। मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? असाधारण रूप से विशाल ड्रैगन जो जमीन पर आगे चल रहा था, आन नानजिंग को देखते हुए दहाड़ा और फिर अंतहीन ड्रैगन दबाव उसकी ओर बरस पड़ा। एन नानजिंग ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और फिर स्काई स्प्लिट वापस उसकी मुट्ठी में आ गया। उसने उसे अपने हाथ में थामे रखा और अपना सिर ऊपर उठाकर उस ड्रैगन को देखा जो उसके ऊपर चक्कर लगा रहा था, और उसने कहा, क्या तुम नाराज हो? यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे। वह वास्तव में बहुत दबंग है। वह असाधारण रूप से विशाल ड्रैगन हमला करने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र स्काई स्प्लिट पर पड़ी, और फिर उसकी बड़ी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने कहा, तुम मार्शल भगवान हो। नानजिंग ने अपनी नज़रें हटा लीं और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़रों में हत्या का इरादा दिखाई दिया, क्योंकि वह उसकी अनदेखी कर रहा था, और वह हमला करने ही वाला था कि अचानक उसने अपना सिर घुमाकर यांग ये को देखा। उसने कहा, मानव, मैं तुमसे अपने दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले की आभा महसूस कर रहा हूं। रुको, तुमने वास्तव में एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन को मार डाला है। अध्याय 532 दिव्य ड्रैगन कवच। नहीं, यांग ये ने निर्णायक रूप से इनकार किया। ऐसा नहीं था कि वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन से डरता था, लेकिन उसने वास्तव में एक भी नहीं मारा था। आखिरकार उस ड्रैगन को उसने नहीं मारा था। मुझे तुमसे अपने दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के रक्त सार की गंध आ रही है। मानव, तुम परिष्कृत हो और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के रक्त को अवशोषित कर लिया है। असाधारण रूप से विशाल ड्रैगन ने अपने शरीर को हवा में हिलाया, जिससे उसके आसपास का स्थान हिंसक रूप से उछल गया। यह सच है, यांग ये ने ईमानदारी से कहा। आखिरकार छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि सोने के ड्रैगन के दबंग रवैये के कारण वह व्यक्ति उसके साथ किसी भी तरह की परेशानी की तलाश करेगा। यांग ये को यह स्वीकार करते हुए सुनकर सभी दर्शकों के होठों के कोने फड़क उठे। इस बंदे ने वाकई एक ड्रैगन को मार डाला है, और यह ड्रैगन जाति का सबसे मजबूत दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला भी है। लुओ जून की पलकें झपकने लगीं। वह भी दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले को जल्दबाजी में अपमानित करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यांग ये ने सिर्फ उन्हें अपमानित ही नहीं किया था, बल्कि उसने उनके कबीले के सदस्य के रक्त सार को परिष्कृत और अवशोषित भी कर लिया था। यह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले को पूरी तरह से अपमानित करने जैसा था। हालांकि वह बिल्कुल यही चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले द्वारा यांग ये को निशाना बनाए जाने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तुम मौत को दावत दे रहे हो। उस सुनहरे ड्रैगन ने अचानक आग की एक धार छोड़ी, और वह यांग ये की ओर उल्का की तरह उतरी। हालांकि यांग ये ने इसे बिल्कुल भी नहीं टाला और आग की लपटों को अपने ऊपर हावी होने दिया। दर्शक दंग रह गए, क्या यांग ये आत्महत्या कर रहा है? कुछ ही देर में यांग ये आग की लपटों के बीच से बाहर निकल आया, जबकि आग की पतली लपटें उसे ढक रही थीं। नीचे का भूत ज्वाला। कुछ समझदार लोगों ने तुरंत ही उस ज्वाला अवरोध की उत्पत्ति को पहचान लिया। यांग ये ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया, और फिर उस ड्रैगन की लपटें तुरंत नेदर घोस्ट फ्लेम द्वारा अवशोषित कर ली गईं, और फिर उसकी पीठ पर तलवार की छाती से प्रकाश की एक किरण निकली। इसने तुरंत सुनहरे ड्रैगन के पेट में छुरा घोंपा, लेकिन यह छुरा अंदर नहीं घुस पाया और इसके बजाय वापस उछल गया। क्या जबरदस्त शारीरिक रक्षा! दर्शक इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यह एक दाव कलाकृति थी। चींटी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकती हो? सुनहरे ड्रैगन की आवाज एक गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया, यहां तक कि उनके कान के पर्दे तक दर्द करने लगे। यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया, और फिर वह तलवार उसकी तलवार की छाती में वापस आ गई। उसके बाद वायलेट क्लाउड लाइटनिंग और नौवीं नर्क कोल्ड गेल उसके भीतर से निकली, और फिर उन्होंने जल्दी से नेदर घोस्ट फ्लेम के साथ एक विशाल तलवार बनाई। जैसे ही यांग ये की बैंगनी गहन ऊर्जा उसमें बढ़ी, विशाल तलवार एक अजीब बैंगनी रंग में बदल गई, और जब उसने इसमें 8वें स्तर की तलवार की मंशा को जोड़ा, तो तलवार के भीतर निहित ऊर्जा ने बस इसके चारों ओर के स्थान को तुरंत रहने का कारण बना दिया। यह दृश्य देखकर सभी दर्शकों के भाव बदल गए, यहां तक एन नानजिंग भी भावुक हो गए। यह लुओ जून के समूह के लिए विशेष रूप से सच था। इस समय उनके भावों को अत्यंत गंभीर कहा जा सकता है, और इसमें एल्ड यून और शैडो भी शामिल थे, क्योंकि उन्हें भी उस विशाल तलवार में निहित भयानक ऊर्जा से आने वाले अत्यधिक खतरे का एहसास हुआ। इस दृश्य को देखकर उस विशाल सुनहरे ड्रैगन की आंखें हिंसक रूप से सिकुड़ गईं।
उसने शारीरिक सुरक्षा का एक अत्यंत भयानक स्तर प्राप्त कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी सुरक्षा अजेय थी। ऐसे कई असाधारण हथियार या स्वर्ग रैंक तकनीकें थीं जो उसकी सुरक्षा को भेद सकती थीं। उदाहरण के लिए, मार्शल गॉड का स्काई स्प्लिट या वह तकनीक जिससे यह मानव चींटी निष्पादित कर रही थी। सोने के ड्रैगन ने यांग ये को कम आंकने की हिम्मत नहीं की और न ही उसने इस स्वर्ग रैंक तकनीक के खिलाफ जाने की हिम्मत की। यांग ये की ओर गोता लगाने से पहले उसके पूरे शरीर में सुनहरी रोशनी की एक पतली परत छा गई, जबकि दर्शक हैरान होकर देख रहे थे। दिव्य सोने के ड्रैगन के विशाल शरीर से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिर रहा हो, और इसने अनगिनत लोगों को पागलों की तरह आसपास की ओर भागने पर मजबूर कर दिया। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी जब उसने कहा, मैंने अभी तक एक सोने के ड्रैगन को नहीं मारा है। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा लगता है। मैं आज इसे आजमाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तत्वों की विशाल तलवार आसमान में उड़ गई। विशाल ड्रैगन की आकृति की तुलना में यांग ये की विशाल तलवार काफी महत्वहीन लग रही थी। हालांकि इसमें निहित ऊर्जा ने इसे ऐसा बना दिया कि कोई भी इसकी शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका। क्योंकि जैसे जैसे यह अंतरिक्ष को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया, जिस स्थान से यह गुजरा, वह इंच दर इंच फटता गया। इसके अलावा इसमें निहित तलवार के इरादे ने न केवल अंतरिक्ष को खुद की मरम्मत करने में असमर्थ बना दिया, बल्कि अंतरिक्ष में चीर का आकार भी बढ़ता गया। दर्शक आश्चर्य से देखते रहे जब विशालकाय ड्रैगन और विशाल तलवार एक दूसरे से जोर से टकराए, और फिर कुछ क्षण के लिए शांति छा गई। उसके बाद 9 स्वर्गों से गड़गड़ाहट जैसी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। उसके बाद सभी ने देखा कि सोने का ड्रैगन आग की लपटों के सागर में घिरा हुआ है। उसी समय आग की लपटों के सागर के भीतर से सोने के ड्रैगन पर लगातार बिजली के अनगिनत चाप गिर रहे थे। 9वीं नर्क की ठंडी आंधी भी शांत नहीं थी, और इसने कई महीन बवंडर बनाए जो हवा से बने ब्लेड की तरह सोने के ड्रैगन को लगातार काट रहे थे। गर्जन। विशाल ड्रैगन की दहाड़ आकाश में गूंज उठी, और उसमें दर्द की झलक थी। यांग ये ने एक चरम श्रेणी का ऊर्जा पत्थर निकाला और उसे अपनी जेब में रख लिया, जबकि उसने अपने दाहिने हाथ में शून्य फ्लैश को कसकर पकड़ रखा था। इसके अलावा उसकी निगाहें असीम रूप से गंभीर थीं। सोने के ड्रैगन ने उसे कम आंका था, और उसने भी उसी तरह सोने के ड्रैगन को कम आंका था। हवा में लगातार हिल रहे उसके शरीर के आधार पर शायद तत्वों की तलवार ने सोने के ड्रैगन को घायल कर दिया था, लेकिन इसने सोने के ड्रैगन को कोई घातक नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस ड्रैगन की शारीरिक सुरक्षा सबसे मजबूत थी जिसका उसने एक साथ दायरे में कभी सामना किया था। टकराना। ठीक इसी समय सोने का ड्रैगन अचानक 3 प्राकृतिक खजानों के घेरे से बाहर निकल आया। यांग ये ने अपने दिल में एक आदेश जारी किया, और फिर वायलेट क्लाउड लाइटनिंग चमक उठी और बिजली के एक विशाल बैंगनी रंग के खंभे में बदल गई जो 100 मीटर से अधिक लंबा था, और यह अचानक दिव्य सोने के ड्रैगन के खिलाफ विस्फोट हो गया। उसी समय नेदर घोस्ट फ्लेम आग की एक गेंद में बदल गई जो ड्रैगन के खिलाफ भी जोरदार तरीके से टकराए। उनके अलावा 9वीं नरक की ठंडी आंधी यांग यी की पीठ पर लौट आई और 9वीं नरक की तलवार पंखों में परिवर्तित हो गई। भाई 2 प्राकृतिक खजानों के साथ टक्कर के कारण विशाल ड्रैगन आकाश से उछलकर जमीन पर गिर गया। स्वूश स्वूश। नेदर घोस्ट फ्लेम और वायलेट क्लाउड लाइटनिंग यांग ये के पास वापस उड़ गए। वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन यूं ही हार गया। सभी दर्शक अवाक रह गए। नानजिंग ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, जबकि उसकी निगाहें जमीन में बने विशाल छेद पर स्थिर थीं। यांग यी की पीठ पर तलवार की छाती थोड़ी सी कांप उठी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की तलवारें बाहर निकलने वाली हों। टकराना। ठीक इसी समय विशाल स्वर्ण ड्रैगन अचानक जमीन के नीचे से बाहर आया। जिन दर्शकों ने बारीकी से ध्यान दिया, उन्होंने तुरंत देखा कि ड्रैगन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था, और उस पर सुनहरे शल्कों की एक परत थी जो उसके पूरे शरीर और पंजों को कवच की तरह ढक रही थी। दिव्य ड्रैगन कवच, किसी ने आश्चर्य से कहा। किंवदंती के अनुसार दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के सदस्य अपने जन्म के समय जन्मजात क्षमताओं को समझने में सक्षम थे, और उन क्षमताओं में सबसे भयानक दिव्य ड्रैगन कवच था। क्योंकि दिव्य ड्रैगन कवच उनकी सुरक्षा को तुरंत 5 गुना तक बेहतर बना सकता था। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले की शारीरिक सुरक्षा को पहले से ही शैतान जाति, मानव जाति और दानव जाति के बीच सबसे भयानक माना जाता था। इसलिए यह स्पष्ट था कि एक बार जब इसे 5 गुना बढ़ा दिया गया तो यह कितना असामान्य होगा। यह कहा जा सकता है कि एक बार इस दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ने दिव्य ड्रैगन कवच को सक्रिय कर दिया, तो उसकी सुरक्षा कम से कम एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के 2 पूर्ण बल हमलों को सहन कर सकती थी। बेशक दिव्य ड्रैगन कवच की अपनी सीमाएं थीं। इसका इस्तेमाल कम से कम हर 30 साल में एक बार ही किया जा सकता था। नानजिंग स्पष्ट रूप से दिव्य ड्रैगन कवच के बारे में जानती थी, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई थी, जबकि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे स्काई स्प्लिट के भीतर प्रसारित होने लगी थी। यह रूपांतरित हो गया। यांग ये को दिव्य ड्रैगन कवच के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह विशालकाय न केवल उसकी तलवार के तत्वों से बच गया था, बल्कि यह पहले से भी अधिक मजबूत हो गया था। अब 3 प्राकृतिक खजानों का उल्लेख नहीं करना,
यहाँ तक 3 प्राकृतिक खजानों द्वारा बढ़ाया गया एक दाव आर्टिफैक्ट भी शायद इस साथी की सुरक्षा को भेदने में असमर्थ होगा। क्या मुझे हेवन रेन ड्राइंग तकनीक आजमानी चाहिए या स्वॉर्ड डोमेन? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। वह उन 2 तकनीकों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था जब तक कि उसके पास कोई और विकल्प न हो। चूंकि वह उनका उपयोग नहीं कर सकता था, तो वह केवल रूइन स्वॉर्ड फॉर्मेशन का उपयोग कर सकता था। मानव, बहुत बढ़िया, वास्तव में बहुत बढ़िया। तुम मुझे क्रोधित करने में सफल हो गए हो। तुम सच में सफल हो गए हो। मैं तुम्हें चीर कर रखूंगा। विशाल दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ने अपना दाहिना पंजा उठाया और दूर से यांग ये पर पंजा मारा। एक पल में, एक विशाल पंजा जो आकार में 300 मीटर से अधिक था, अचानक प्रकट हुआ, और फिर वह यांग ये की ओर जोर से टूट पड़ा। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि वह विशाल पंजा उसकी ओर आ रहा है। उसने तेजी से अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका और तुरंत एक चमकदार रोशनी की किरण में बदल गया जो आसमान में चली गई, और उसने विशाल पंजे पर शून्य फ्लैश से वार किया। झनकार। जब वॉर्ड फ्लैश ने पंजे पर वार किया तो यांग ये की भुजाएं हिंसक रूप से कांप उठीं और उसकी तलवार लगभग उसकी पकड़ से बाहर निकल गई। यांग ये के हाव भाव थोड़े बदल गए। ठीक इसी समय, विशाल पंजा अचानक उसकी ओर बढ़ा और एक बहुत बड़ी ताकत ने उस पर हमला कर दिया। यांग ये की अभिव्यक्ति एक बार फिर बदल गई क्योंकि उसे पता था कि उसने सोने के ड्रैगन के बचाव और ताकत को कम करके आंका था क्योंकि उसने खुद को बदल लिया था। वह अब उससे सीधे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसके शरीर के पीछे स्थित 9वीं नरक की तलवारें फड़फड़ाने लगीं और उसे एक काली छाया में बदल दिया, जो 300 मीटर दूर दिखाई दी। मानव, क्या तुम बहुत मजबूत नहीं थे? भागना बंद करो। सोने का ड्रैगन पागलों की तरह दहाड़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कोई आत्मसंतुष्टि नहीं थी। इसके विपरीत, केवल असीम आक्रोश और क्रोध था। आखिरकार, दिव्य ड्रैगन कवच ऐसी चीज थी जिसका उपयोग 30 वर्षों में केवल एक बार किया जा सकता था, और यह ऐसी चीज थी जिसका उपयोग महत्वपूर्ण क्षण में अपने स्वयं के जीवन को बचाने के लिए किया जाना था। फिर भी, अब, उसे इस मानव चींटी द्वारा इसका उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। यह एक गर्वित दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के लिए एक असाधारण अपमान था। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, और फिर उसके भीतर से 200 तलवारें निकलीं, और फिर उसने उन्हें प्रकाश की किरणों में बदलने का आदेश दिया जो ड्रैगन पर हिंसक रूप से वार करती थीं। उसी समय, तलवार की छाती में 4 दाव कलाकृतियां भी आसमान में चली गईं, और वे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की ओर बढ़ गईं। यांग ये का मानना कि इस परिवर्तन की निश्चित रूप से एक समय सीमा थी, और परिवर्तन पूरा होने के बाद उस दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के मरने का समय आ जाएगा। इसलिए, उसने अभी के लिए देरी करने का इरादा किया। दरअसल, उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। शायद वह हेवन रेन ड्राइंग तकनीक या स्वॉर्ड डोमेन का उपयोग करके गोल्ड ड्रैगन की सुरक्षा को तोड़ सकता था। लेकिन अगर वह ऐसा करता तो वह लुओ जून की नजरों के सामने अपने तुरुप के पत्ते खोल देता, और यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कदम था। मानव, तुम मुझे चोट पहुंचाने के लिए इन कचरे के टुकड़ों पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे हो। सोने के ड्रैगन ने अपने पंजे को आगे की ओर मारा, और फिर अनगिनत तलवारें तुरंत उड़ गईं, लेकिन वे तुरंत प्रकाश की किरणों में बदल गईं और एक बार फिर उसकी ओर बढ़ीं। वह समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। ठीक इसी समय, लुओ जुन के बगल में बैठा बूढ़ा शराबी अचानक बोला। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने लुओ जुन की ओर देखा, और लुओ जुन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। कितना घिनौना! सभी दर्शकों ने बूढ़े शराबी के बारे में यही सोचा था। उनमें से अधिकांश उन दिव्य स्वर्ण ड्रैगन द्वारा उत्सर्जित ड्रैगन दबाव से लगभग मारे गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास ड्रैगन के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। अब जब उन्होंने देखा कि यांग ये दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम है, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि यांग ये लड़ाई जीत जाएगा। लेकिन उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि बूढ़ा शराबी इस हद तक बेशर्म हो जाएगा और यांग ये की रणनीति को उजागर कर देगा। केवल कुछ लोगों की नजरें लुओ जून पर पड़ीं, क्योंकि वे सभी बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि यह संभवतः लुओ जून ही था जिसने बूढ़े शराबी को ऐसा करने का आदेश दिया था। बेशक, उन्होंने अपने संदेह को आवाज देने की हिम्मत नहीं की। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने बूढ़े शराबी की बात सुनी। उसने यांग ये के साथ बिल्ली और चूहे का खेल जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत आगे की ओर फूंक मारी, और फिर उसके मुंह से ड्रैगन प्रेशर की एक किरण निकली और यांग ये की पूरी तलवार उड़ा दी। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ने उन तलवारों को उस पर हमला करने का एक और मौका नहीं दिया, और उसका आकार ऊपर की ओर उछला और सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गया जो यांग ये की ओर टूट पड़ी। इस बार, दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की गति पहले की तुलना में कम से कम 2 गुना अधिक थी। यांग ये को यह देखकर आश्चर्य हुआ, और वह सीधे इसकी चपेट में आ गया। दर्शक आश्चर्य से देखते रहे क्योंकि मनुष्य और ड्रैगन दोनों ही जमीन में गहराई तक जा गिरे। अध्याय 533 मृत्यु। इस युग का तलवार सम्राट ऐसे ही नष्ट हो गया। मैदान में मौजूद विशाल होल्ड को देखकर सभी दर्शकों के दिमाग खाली हो गए थे। पहले हुई टक्कर वाकई बहुत भयानक थी। इंसान के शरीर की तो बात ही छोड़िए, दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के टकराने से पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाता। ऐसी परिस्थितियों में किसी को नहीं लगा कि यांग ये बच पाएगा।
एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन अपने दिव्य ड्रैगन कवच के साथ एक साथ दायरे में अजेय माना जा सकता है। वह व्यक्ति वास्तव में अपनी क्षमता को बहुत ज्यादा आंक रहा था। यह बहुत बेहतर होता अगर वह भी भाग जाता और एक साथ दायरे के 9वें रैंक या एक साथ दायरे के 5वें रैंक तक पहुंचने तक इंतजार करता, उसके बाद ही वह उस दिव्य स्वर्ण ड्रैगन से फिर से लड़ता। अफसोस, यह बहुत अफसोस की बात है कि उसने दिव्य स्वर्ण ड्रैगन जैसे प्राचीन दिव्य जानवर से तब लड़ाई की जब वह भी अभी एक साथ दायरे में आगे बढ़ा था। यह वास्तव में अफसोस की बात है। मैंने सोचा था कि यांग ये उन सभी वर्षों पहले तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की शक्ति और प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने में सक्षम होगा, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भले ही वह मर चुका है, फिर भी वह गर्व कर सकता है। आखिरकार, उसने एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन को अपने दिव्य ड्रैगन कवच का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। यह सचमुच अफसोस की बात है। तलवार सम्राट लुओ जून ने उत्साह का एक झोंका प्रकट किया, क्योंकि उसे भी लगा कि यांग ये से निपटना अब काफी मुश्किल था। सौभाग्य से, यांग ये अब मर चुका था और उसे दिव्य देव ड्रैगन कबीले ने भी मार डाला था। इस तरह, दानव सम्राट और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के बीच संबंधों में निश्चित रूप से एक अंतर दिखाई देगा। ये निश्चित रूप से लुओ जून के लिए दो अच्छी बातें थीं। आसपास के इलाके में सबसे शांत व्यक्ति एन नानजिंग थी। भले ही यांग ये को जमीन पर पटक दिया गया था, लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से जानती थी कि यांग ये के लिए इतनी आसानी से मरना असंभव था। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन वास्तव में दिव्य ड्रैगन कवच का उपयोग करके बहुत शक्तिशाली हो गया था, और यह इतना शक्तिशाली था कि वह उसके साथ एक गहन युद्ध करना चाहती थी। हालांकि यांग ये भी बहुत शक्तिशाली था, अब तक भी उसने यांग ये का सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता नहीं देखा था। इसके अलावा उसे यांग ये पर पूरा भरोसा था। झंकार, अचानक उस विशाल छेद से तलवार की आवाज गूंजी। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यांग ये अभी भी जीवित है। लुओ जुन के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। गर्जन। ठीक इसी समय नीचे से एक भयंकर गर्जना गूंजी। यह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन था और यह दर्द से भरा हुआ था। वहां नीचे क्या हुआ है? कुछ लोग गड्ढे की ओर चले गए। दहाड़, 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 फिर से कई दहाड़ें गूंजने लगी, लेकिन कुछ ही देर में वे अचानक बंद हो गईं। टकराना। प्रकाश की एक किरण हवा में उछली और फिर यांग ये धीरे धीरे पकड़ से बाहर उड़ गया। इस समय वह काफी शर्मनाक स्थिति में था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े चिथड़ों में बदल गए थे, और हवा में सूजी हुई त्वचा का एक बड़ा हिस्सा उजागर हो गया था। यांग ये ने लुओ जुन की ओर देखा और जमीन पर गिरते हुए ठंडी हंसी के साथ हंसने लगा, और फिर वह एक तरफ पैर मोड़कर बैठ गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और आराम किया। आसमान में मौजूद सुनहरे ड्रैगन जमीन पर उतरते ही एक दर्जन से ज्यादा मजबूत आदमियों में बदल गए। उनकी निगाहें छेद पर टिकी हुई थीं। इसके अलावा सिर्फ उनकी ही नहीं, बल्कि आसपास के हर व्यक्ति की निगाहें भी छेद पर टिकी हुई थीं। यांग ये पहले ही बाहर आ चुका है, तो सोने का ड्रैगन भी बाहर आ जाना चाहिए था। हालांकि 15 मिनट बीत जाने के बाद भी छेद के अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। आधे घंटे बाद भी नीचे से कोई हलचल नहीं हुई। इस समय दर्शकों को परिणाम का हल्का सा अनुमान था। लुओ जुन का चेहरा उदास हो गया। वे मजबूत आदमी, जिनमें सोने के ड्रैगन बदल गए थे, अब और इंतजार नहीं कर पाए और वे विशाल पकड़ में कूद गए। कुछ देर बाद वे सभी बाहर निकल आए और समूह का नेतृत्व करने वाले मोटी भौहों वाले मजबूत आदमी ने यांग ये को गुस्से से घूरा। मानव, मेरा बड़ा भाई कहाँ है? मृत। यांग ये ने अपनी आंखें भी नहीं खोली और लापरवाही से बोला, क्या बकवास है? तुम मेरे बड़े भाई को कैसे मार सकते हो? मजबूत आदमी गुस्से से बोला, जबकि उसके भीतर से ड्रैगन प्रेशर की एक किरण फूट पड़ी। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर देखो। इसके अलावा मेरे खिलाफ अपने उस हास्यास्पद ड्रैगन प्रेशर का इस्तेमाल करना बंद करो। तुम्हारा वह ड्रैगन प्रेशर मेरी तलवार की मंशा की तुलना में एक फॉर्ट से भी कमजोर है। यांग ये ने लगातार अपने हाथों में चरम श्रेणी के ऊर्जा पत्थर के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। वह मजबूत आदमी हमला करने ही वाला था कि एक तलवार उसके सामने आ गई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे बड़े भाई से भी ज्यादा है तो मुझ पर हमला करो। देखते हैं मैं तुम्हारा सिर काट पाऊंगा या नहीं। यांग ये ने अपनी आंखें खोली और उस मजबूत आदमी को देखा। जब उसे पहले का दृश्य याद आया, तो उस मजबूत आदमी की मुट्ठियां कसी, ढीली हुई, फिर कसी, लेकिन उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। उसके बड़े भाई का शारीरिक शरीर दिव्य ड्रैगन कवच के इस्तेमाल से पहले उसके मुकाबले 2 गुना ज्यादा मजबूत था, फिर भी उसके सामने मौजूद इस इंसान ने उसके बड़े भाई की शारीरिक सुरक्षा को भेद दिया था। इसलिए उसे इस इंसान की तलवार का विरोध करने की अपनी क्षमता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मानव, तुमने मेरे बड़े भाई के साथ क्या किया? मजबूत आदमी गुस्से से बोला। यांग ये ने कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार बताऊंगा। वह मर चुका है। तो फिर उसकी लाश कहाँ है? हट्टा कट्टा आदमी गुस्से से दहाड़ा। मुझे नहीं पता, यांग ये ने उदासीनता से कहा। तुम। मजबूत आदमी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यांग ये ने उस मजबूत आदमी पर और ध्यान नहीं दिया।
इस समय उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अगर उसने अभी महत्वपूर्ण क्षण पर नश्वर सम्राट कवच को सक्रिय नहीं किया होता, तो वह अभी हुई टक्कर से कुचलकर चूर चूर हो सकता था। इसके अलावा नश्वर सम्राट कवच का उपयोग करने के बाद भी वह सुरक्षित नहीं बच पाया था, और उसके शरीर की अनगिनत हड्डियां टूट गई थीं। तो फिर सोने का ड्रैगन कैसे मरा? यांग ये ने गहरे भूमिगत गिरने पर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी 9वीं लेवल की तलवार की मंशा, तलवार का क्षेत्र, नीली तलवार की छाती के भीतर 4 दाव कलाकृतियां, 0 फ्लैश और 3 प्राकृतिक खजाने का उपयोग किया था। दिव्य ड्रैगन कवच पर एक जगह को काटने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा, और यह ठीक उसी जगह थी जहां दिव्य स्वर्ण ड्रैगन का उल्टा स्केल स्थित था। कहने की जरूरत नहीं है कि दिव्य ड्रैगन कवच बेहद असामान्य था। अगर यांग ये के तलवार क्षेत्र की ताकत बेहद भयानक स्थिति में नहीं पहुंची होती, तो वह दिव्य ड्रैगन कवच को भेदने में पूरी तरह से असमर्थ होता। दरअसल वह अपने तलवार क्षेत्र का उपयोग करते हुए पूरे दिव्य ड्रैगन कवच को तोड़ने में सक्षम था, लेकिन तलवार आत्मा ने उसे ऐसा करने से ठीक पहले रोक दिया था। इसलिए उसने उस पर केवल एक ही जगह को नुकसान पहुंचाया। हालांकि जब गोल्ड ड्रैगन मरने के कगार पर था, तब भी उसे गोल्ड ड्रैगन के जवाबी हमलों से भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उदाहरण के लिए, नीली तलवार की छाती और उसके भीतर की 4 दाव कलाकृतियां नष्ट हो गई थीं, और उनका अब और उपयोग नहीं किया जा सकता था। लेकिन उसने जो कीमत चुकाई वह इसके लायक थी, क्योंकि उसके पास तलवार सेवक के रूप में एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन था। इसके अलावा यह एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन था जो अभी भी दिव्य ड्रैगन कवच को सक्रिय रखने की स्थिति में था। उनके तलवार सेवक जैसे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन का क्या प्रतिनिधित्व था? बेशक उसे अभी एक बहुत गंभीर समस्या से निपटना था, और वह यह थी कि दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला निश्चित रूप से इस मामले को शांत नहीं होने देगा। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। किसी भी मामले में वह उनके साथ दुश्मन बन गया था, इसलिए अगर बुरा हुआ तो वह उनसे लड़ने के लिए दृढ़ था। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि हर एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन उस तरह बदल सकता है जैसा उसने लड़ा था। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन मर गया है। यांग ये की बात सुनकर आसपास के अनगिनत लोग चौंक गए। नहीं, बल्कि उन्हें आश्चर्यचकित होना चाहिए। हे भगवान, वह एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन था जिसने दिव्य ड्रैगन कवच को सक्रिय कर दिया था, लेकिन वह मर चुका है। यांग ये ने उसे मार दिया। लुओ जून और अन्य लोगों की पलकें फड़क उठीं, क्योंकि अगर सोने का ड्रैगन यांग ये के हाथों मारा गया था, तो उन्हें यांग ये की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। लुओ जुन ने एल्डयून को हल्के से सिर हिलाया, और वह विशाल छेद में चला गया। थोड़ी देर बाद एल्डयू लुओ जुन के पास वापस आया और बोला, वहां नीचे एक भयंकर युद्ध के संकेत हैं। लेकिन मुझे ड्रैगन की लाश नहीं मिली। यांग ये के लिए दिव्य स्वर्ण ड्रैगन को उसके दिव्य ड्रैगन कवच के साथ मारना पूरी तरह से असंभव है। वह निश्चित रूप से कुछ छिपा रहा है। लुओ जून ने भारी आवाज में कहा। उसे बिल्कुल भी जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एल्डर यून ने कहा, वह अभी सटीक दायरे में आगे बढ़ा है, फिर भी वह पहले से ही इतना राक्षसी है। अगर उसे 5वीं रैंक या यहाँ तक कि एक साथ दायरे की 9वीं रैंक प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो हमारी संयुक्त सेनाएं भी उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। क्यों न हम एन्नांजिंग से उससे निपटने के लिए कहें? बूढ़े शराबी ने अचानक कहा, एन्नांजिंग की ताकत उससे निपटने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। लुओ जून ने एन्नांजिंग की ओर देखा, जबकि उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि एन्नांजिंग ही साधना के उसी क्षेत्र में एकमात्र अस्तित्व थी जो यांग ये से निपट सकती थी। हालांकि एन्नांजिंग बहुत घमंडी थी, इसलिए वह उसे आदेश देने में पूरी तरह असमर्थ था और किसी भी तरह से उसे मजबूर करने की हिम्मत नहीं कर सका। क्योंकि अगर वह उसे यांग ये के पक्ष में धकेल देता तो यह निश्चित रूप से महान हान साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होती। लुओ जुन ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर धीमी आवाज में कहा, मैं खुद यांग ये को मार डालूंगा। एल्डर यून चुप रहा। अगर यह इस लड़ाई से पहले की बात होती, तो उसे अभी भी लुओ जून पर पूरा भरोसा होता। लेकिन अब, अगर उस दिव्य स्वर्ण ड्रैगन को वास्तव में यांग ये ने मार दिया होता, तो उसे वाकई संदेह था कि क्या नश्वर सम्राट यांग ये को मार सकता है। ... यांग ये, अगर तुम मेरे बड़े भाई को नहीं सौंपोगे तो तुम्हें मेरे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के उन्मत्त प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। मजबूत आदमी ने गुस्से से दहाड़ लगाए। यांग ये धीरे से खड़ा हुआ और फिर वह उस मजबूत आदमी की ओर चला गया। मजबूत आदमी यह सुनकर चौंक गया और अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। यांग ये ने कहा, ऐसा लगता है कि आपका दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला कुछ खास नहीं है, और आप शैतान जाति की तरह अपनी हार स्वीकार नहीं कर सकते। आप क्या? यांग ये ने कहा, यह तुम्हारा दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला था जो मुझसे परेशानी मोल लेने आया था, है न? क्या अब जब तुम्हारा पुराना भाई इसमें विफल हो गया और मेरे द्वारा मारा गया, तो तुम मुझे धमकाने के लिए अपने कबीले का उपयोग करना चाहते हो? तुम अभी भी खुद को घमंडी दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला कहते हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम सभी में घमंड की क्या बात है? तुम एक लड़ाई में हारते ही मुझे धमकाने के लिए अपने कबीले के वरिष्ठों का उपयोग करते हो।
क्या तुम इसी घमंड की बात कर रहे हो? आप। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और कहा, याद रखो, यह मेरे और तुम्हारे बड़े भाई के बीच आमने सामने की लड़ाई थी। यह एक निष्पक्ष लड़ाई थी। अगर मैं मर जाता तो मुझे कोई नाराजगी नहीं होती, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा बड़ा भाई भी ऐसा ही होता। लेकिन तुम वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को धमकाने के लिए दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले का उपयोग कर रहे हो। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे कार्य उसके प्रति अपमानजनक हैं? अगर उसे पता चल जाता कि तुमने क्या किया है, तो वह निश्चित रूप से इतना क्रोधित हो जाता कि एक बार फिर नरक में मर जाता। नानजिंग के मुंह के कोने थोड़े से फड़क उठे। इस आदमी ने चिकनी चुपड़ी बातें करना कब सीखा? यांग ये ने आगे कहा, दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला प्राचीन दिव्य जानवरों का कबीला है। यदि आपका पूरा कबीला मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है या आप मेरे खिलाफ सम्राट रैंक के ड्रैगन भेजते हैं, तो मैं, यांग ये, स्वीकार करता हूं कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपका दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला मुझसे आमने सामने की लड़ाई में लड़ने की हिम्मत रखता है? मैं इसे यहीं छोड़ता हूं। यदि आपका कबीला बदला लेना चाहता है, तो मेरे साथ निष्पक्ष लड़ाई लड़ें, और मैं आपसे किसी भी समय लड़ूंगा। बेशक, यदि आपका कबीला डरता है और मुझ पर हमला करने पर अड़ा रहता है, तो मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं कर सकता। उकसावे का सबसे सरल रूप। सभी दर्शकों को लगा कि उन्हें यांग यी की बुद्धिमत्ता का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। मजबूत आदमी की अभिव्यक्ति बेहद भद्दी हो गई। आमने सामने की लड़ाई। उसका बड़ा भाई दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत था, लेकिन उसके बड़े भाई को भी यांग ये ने मार डाला था। इसलिए उसने सोचा कि यांग ये का मुकाबला कौन करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें वास्तव में वैसा ही करना पड़े जैसा इस मानव ने कहा? हमारे प्राचीन दिव्य जानवरों के प्रतिष्ठित कबीले के पास मानव पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। क्या यह थोड़ा शर्मनाक नहीं है? अध्याय 534 आन नानजिंग का गौरव। मानव, मेरे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले को अपमानित करने के कारण तुम एक भयानक मौत मरोगे। मजबूत आदमी ने कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया, इसलिए वह केवल शब्दों के साथ यांग ये को धमकाना जारी रख सका। हालांकि उसने दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के असाधारण विशेषज्ञों को यांग ये के खिलाफ फिर से भेजने का उल्लेख नहीं किया। यांग ये ने कंधे उचकाए और कहा, चाहे आपका दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला मुझसे आमने सामने की लड़ाई में लड़ने के लिए किसी को भी भेजे, मैं अंत तक उन लड़ाइयों को लड़ूंगा। बेशक, अगर आप मेरे खिलाफ मोनाक रैंक के ड्रैगन भेजने का इरादा रखते हैं, तो मैं अभी हार मान लेता हूं। उस मजबूत आदमी के मुंह के कोने फड़क उठे। क्या बकवास है। ठीक इसी समय एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी अचानक यांग ये के सामने आ गया। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि वह एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था। नहीं, उसे सम्राट रैंक विशेषज्ञ कहा जाना चाहिए। प्रभु ड्रैगन सम्राट। मजबूत आदमी और अन्य लोग तुरंत अपने चेहरे पर अत्यंत सम्मानजनक भाव के साथ घुटनों के बल बैठ गए। ड्रैगन सम्राट। यहां मौजूद हर कोई बेहद हैरान था। ड्रैगन सम्राट कौन था? वह महाद्वीप के कुछ सर्वोच्च विशेषज्ञों में से एक था। वह एक सच्चा मायावी व्यक्ति था। इसलिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये वास्तव में ड्रैगन सम्राट को खुद को दिखाने देगा। ड्रैगन सम्राट ने यांग ये की ओर देखा और कहा, जैसा कि दानव सम्राट की प्रशंसा करने वाले किसी व्यक्ति से अपेक्षित था। तुमने इतनी कम उम्र में इतनी ताकत हासिल कर ली है। एओकुंग ने अपने दिव्य ड्रैगन कवच का उपयोग करने के बाद भी तुम्हारे हाथों मृत्यु को प्राप्त किया। शैतान जाति के महान बुजुर्ग सही थे, तुम वास्तव में तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज से भी अधिक उत्कृष्ट हो। वरिष्ठ, आप बहुत दयालु हैं, यांग ये ने कहा। ड्रैगन सम्राट ने अचानक कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? यांग ये की पलकें फड़क उठीं। तो यह आदमी सचमुच मुझे मारना चाहता था। ड्रैगन सम्राट ने आगे कहा, अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो दानव सम्राट भी मुझे नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा मुझे विश्वास है कि अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी वह मेरे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले से मौत तक लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। न तो वह और न ही मैं ऐसा करने का जोखिम उठा सकते हैं। मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा, इसका सिर्फ एक ही कारण है, और वह यह है कि तुम्हारे और नश्वर सम्राट लुओ जून के बीच अपूरणीय दुश्मनी है। सीधे शब्दों में कहें तो मेरी दानव जाति को तुम दोनों की लड़ाई और एक दूसरे को मारने की जरूरत है, और यही कारण है कि तुम जीवित रहने में सक्षम हो। समझे? यांग ये ने कहा, वरिष्ठ की ताकत असाधारण है, इसलिए जो कुछ भी वरिष्ठ कहते हैं वह होता है। तुम एक चतुर व्यक्ति हो जो धैर्य रखना जानते हो। तुम बहादुर नहीं हो, लेकिन मूर्ख हो, जैसा कि तुम ऊपर से दिखते हो। ड्रैगन सम्राट ने कहा। यांग ये ने कहा, पूर्ण शक्ति के सामने सब कुछ बेकार है ना? ड्रैगन सम्राट मुस्कुराया और बोला, मानव, मैं तुम्हारी थोड़ी प्रशंसा करता हूं, भले ही तुम एक मानव हो। मुझे उम्मीद है कि दानव सम्राट का निर्णय सही होगा, अन्यथा तुम निश्चित रूप से मेरी दानव जाति के एक महान दुश्मन बन जाओगे। जब उसने इतना कहा तो उसने पीछे मुड़कर अन्य दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की ओर देखा और कहा, इस क्षण से आप सभी को उसे अपमानित करने से मना किया जाता है, और मानव दुनिया में उसके साथ संघर्ष से बचना चाहिए। समझे? हाँ, सभी ने अत्यंत सम्मानपूर्वक कहा।
ड्रैगन सम्राट की आकृति चमकी और वहीं गायब हो गई। यांग ये ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। मानव जाति, दानव जाति और शैतान जाति के विशेषज्ञ सभी यहाँ हैं। मुझे डर है कि यह सिर्फ अपनी अपनी जातियों के सदस्यों की सुरक्षा के लिए नहीं है ना? इस समय यांग ये की ओर सभी की निगाहें बदल गई थीं। कुछ में सम्मान था, कुछ में ईर्ष्या थी, कुछ में उत्साह था, और कुछ ऐसे भी थे जो उदास और नाराज थे। जाहिर है, तलवार सम्राट यांग यी का नाम आज से पूरे प्रोफाउंड महाद्वीप में फैल जाएगा। 10,000 साल पहले तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने शैतान जाति और राक्षस जाति पर सर्वोच्च शासन किया था। अब यांग ये ने भी वही किया था। समग्र स्थिति के बावजूद यांग ये मानव जाति का प्रतिनिधि बन गया था, क्योंकि केवल वह शैतान जाति और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले दोनों को रियायत देने के लिए राजी करने में सक्षम था। विशेष रूप से आसपास के तलवार साधक, वे सभी भूल गए थे कि यांग ये दक्षिणी क्षेत्र से था। वे केवल इतना जानते थे कि यांग ये असली तलवार सम्राट थे, तलवार साधकों के बीच एक सच्चे सम्राट। इस समय लुओ जुन के चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। यांग ये का बढ़ता प्रभाव और प्रतिष्ठा निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बुरी बात थी, क्योंकि इससे उसकी स्थिति प्रभावित होगी। अगर दुनिया में हर कोई तलवार सम्राट को जानता है लेकिन नश्वर सम्राट को नहीं जानता, तो वह महाद्वीप को कैसे एकजुट करेगा? चूंकि वह यांग ये का दुश्मन था, इसलिए जो लोग उसका साथ देने का इरादा रखते थे, वे शायद अपना फैसला लेने से पहले यांग ये के बारे में सोचते होंगे। मुझे उसे शुरू में ही खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए था। लुओ जून को वाकई बहुत पछतावा हुआ। उसने यांग ये की क्षमता को कम करके आंका था, पूरी तरह से कम करके आंका था। शुरुआत में यांग ये को मारने के लिए उसे जो कीमत चुकानी पड़ती, वह बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अब वह बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी यांग ये को आसानी से नहीं मार पाएगा। झनकार, मानो उसने अपने मालिक की मानसिक स्थिति को भांप लिया हो। लुओ जुन के हाथ में नश्वर सम्राट तलवार से अचानक तलवार की आवाज निकली और इसने आसपास के सभी लोगों की निगाहें लुओ जुन पर टिक गईं। यांग ये की नज़र लुओ जून पर भी पड़ी, या ज्यादा सटीक रूप से कहें तो यांग ये की नज़र लुओ जून के पास मौजूद मॉर्टल एम्परर तलवार पर पड़ी। सच कहूं तो वह इसके बारे में काफी उत्सुक था। यह एक नेचुरल दाव आर्टिफैक्ट है, इसलिए यह निश्चित रूप से शून्य फ्लैश से ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि यह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। जब उसने इस बिंदु तक सोचा, तो यांग ये मुस्कुराया, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों को नियंत्रित किया, क्योंकि वह जानता था कि लुओ जून तब तक उससे नहीं लड़ेगा जब तक लुओ जून को उसे मारने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा न हो जाए। इसके अलावा यांग ये अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वह किसी से भी लड़ना नहीं चाहता था। किसी भी मामले में भविष्य में उनके बीच निश्चित रूप से लड़ाई होगी। नश्वर सम्राट, जल्दबाजी मत करो, एल्डर यू ने जल्दबाजी में कहा। अगर लुओ जून अब यांग ये को चुनौती देता है तो भले ही वह जीत जाए, लेकिन हार का नतीजा लुओ जून की प्रतिष्ठा में विनाशकारी गिरावट होगी। उस समय लुओ जून शायद बहुत बुरी स्थिति में होगा। लुओ जून ने नश्वर सम्राट की तलवार पर अपना हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो एल्डर यू, मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। हालांकि एक बार जब जनरल झाओ पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा, तो मैं उसे अपनी तलवार से मार डालूंगा, जबकि हर कोई देख रहा होगा। हाहा, एक सच्चे तलवार सम्राट की तलवार से हत्या। ऐसा लगता है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं वास्तव में इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। एल्डर यून और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। सच कहें तो अगर लुओ जून अब यांग ये को चुनौती देता तो उन्हें उसके जीतने की संभावनाएं अच्छी नहीं लगती थीं, क्योंकि यांग ये सिर्फ दुर्जय ही नहीं था, वह बहुत रहस्यमय भी था। कोई नहीं जानता था कि उसने दिव्य स्वर्ण ड्रैगन को कैसे मारा था, और वे नहीं जानते थे कि उसने स्वर्ण ड्रैगन की लाश के साथ क्या किया था। इस समय लुओ जून के पास केवल एक ही क्षेत्र की आस्था ऊर्जा थी, इसलिए लुओ जून के लिए अब यांग ये से लड़ना बहुत जोखिम भरा था। एन नानजिंग यांग ये के पास गई और पूछा, तुमने उस ड्रैगन को कैसे मारा? जब लोगों ने देखा कि नानजिंग यांग यी की तरफ बढ़ रही है, तो उनकी नजरें उन पर टिक गईं और उन सभी के चेहरे पर अजीबोगरीब भाव थे। क्या किंवदंतियों में यह नहीं कहा गया है कि मार्शल गॉड और तलवार सम्राट हमेशा से ही एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है कि उन दोनों में दुश्मनी के कोई लक्षण नहीं दिखते, बल्कि वे दोस्त जैसे लगते हैं? लुओ जून और उसके समूह के अन्य लोगों के हाव भाव काफी भद्दे हो गए थे। एन नानजिंग एन कबीले का सदस्य था और एन कबीले ने लुओ जून का पक्ष लिया था। तो क्या एन नानजिंग का यांग यी से सार्वजनिक रूप से बात करना लुओ जून के चेहरे पर तमाचा मारने जैसा नहीं था? कैसी विश्वासघाती औरत है, मुझे उसे सबक सिखाना है। बूढ़े शराबी ने थूका और फिर उसका शरीर आगे बढ़ा। लुओ जून और अन्य लोग उसे समय रहते रोक नहीं पाए, और उन्होंने केवल उसे यह कहते हुए सुना, आन नानजिंग, तुम्हें अपनी पहचान याद रखनी चाहिए। तुम्हारा आन कबीला अब नश्वर सम्राट का विषय है, इसलिए तुम भी नश्वर सम्राट के विषय हो। इस तरह के विश्वासघाती काम बंद करो, नहीं तो यह तुम्हारे आन कबीले के लिए विपत्ति ला सकता है। ये शब्द बोलते समय बूढ़े शराबी ने जानबूझकर लुओ जून की तरफ एक नजर डाली थी।
उसे लगा कि लुओ जून यही चाहता था, लेकिन लुओ जून एक उच्च पद का व्यक्ति था, इसलिए लुओ जून स्वाभाविक रूप से ये शब्द खुद नहीं बोल सकता था। चूंकि लुओ जून ऐसे शब्द नहीं बोल सकता था, तो उसके जैसे किसी अधीनस्थ को ये करना पड़ा। बूढ़े शराबी को उम्मीद थी कि जब वह लुओ जून को देखेगा तो वह उसकी तारीफ करेगा, लेकिन उसने देखा कि लुओ जून की आंखों में कोई तारीफ नहीं थी, बल्कि सिर्फ गुस्सा था। बूढ़े शराबी का दिल धड़क उठा। क्या यह हो सकता है कि मैंने फिर से गलत अनुमान लगाया हो? यही उनका अंतिम विचार भी था। अनुभव करना। सुनहरी रोशनी की एक किरण आसमान को चीरती हुई निकली और फिर उसने बूढ़े शराबी को अपने साथ उड़ा लिया और लगभग 300 मीटर तक उड़ती रही और फिर आखिरकार रुक गई। एक भाला जमीन में घुसा हुआ था और बूढ़े शराबी की लाश उसके बीच में लटकी हुई थी। बूढ़े शराबी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। एन नानजिंग ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की। उसने उसे मारने की हिम्मत की। लुओ जुन की आंखें अविश्वास से भर गईं। उसने तुरंत एक घातक हमला किया। उसने मुझे कोई चेहरा भी नहीं दिखाया। वह क्या कर रही है? एन नानजिंग ने अपने हाथ से इशारा किया और स्काई स्प्लिट वापस उसकी मुट्ठी में आ गया। उसने बूढ़े शराबी की लाश पर नजर डाली जो जमीन पर गिर गई थी और कहा, मेरी पहचान। एक विषय। क्या मजाक है? क्या इस दुनिया में कोई भी मुझे, एन नानजिंग को, अपने अधीन कर सकता है? जब वह इस बिंदु पर बोली, तो एन नानजिंग ने लुओ जुन को देखा और कहा, लुओ जुन, मेरे एन कबीले ने तुम्हारा पक्ष लिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं, एन नानजिंग, ने भी ऐसा ही किया है। इसलिए अपने अधीनस्थों को उनके शब्दों का ध्यान रखना सिखाओ, अन्यथा मैं उन सभी को मार डालूंगा। वह दबंग और अत्यंत घमंडी थी। इससे पहले यहाँ सभी ने यांग ये की वजह से एन नानजिंग को अनदेखा कर दिया था। इस समय एन नानजिंग के हमले ने सभी को बता दिया कि मार्शल भगवान क्या दर्शाता है। आन नानजिंग, इसका क्या मतलब है? लुओ जुन के पीछे खड़ी महिला आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, आप इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं? एन नानजिंग की भौहें उठी और फिर उसने अपना भाला बूढ़ी औरत की ओर इशारा किया और कहा, तो आओ इसे आजमाओ। बूढ़ी औरत की पलकें फड़कने लगी और वह हमला करने ही वाली थी कि लुओ जून ने उसे रोक दिया। भले ही वह नहीं जानता था कि एन नानजिंग कितनी ताकतवर थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह यांग ये से बिल्कुल भी कम नहीं थी। इसके अलावा उसके पास एक प्राकृतिक दाव कलाकृति थी जो उसके पास मौजूद नश्वर सम्राट तलवार से कम नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में उसे लगा कि दादी रोंग वास्तव में एन नानजिंग द्वारा मार दी जा सकती हैं। लुओ जुन ने एन नानजिंग को देखा और कहा, मिस एन, भले ही मेरा अधीनस्थ आपके प्रति थोड़ा अपमानजनक था, लेकिन उसकी जान लेना जरूरी नहीं था, है ना? क्या ऐसा करके आप कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ गई हैं? एन नानजिंग ने कहा, लुओ जून, तुम्हें यह बात ठीक से समझनी होगी। मैं, एन नानजिंग हूँ और एन कबीला है। कभी मत सोचना कि मैं, एन नानजिंग, सिर्फ इसलिए तुम्हारा साथ दे रही हूँ क्योंकि मेरे एन कबीले ने तुम्हारा साथ दिया है, और कभी मत सोचना कि मैं, एन नानजिंग, तुमसे डरने की वजह से पीछे हटूंगी और हिचकिचाऊंगी। इसके अलावा मैं यह घोषणा करना चाहती हूँ कि एन कबीला और मैं दो अलग अलग इकाइयाँ हैं। इसलिए अगर तुम या तुम्हारे अधीनस्थ मुझे फिर से अपमानित करते हैं तो मैं तुम्हें मिटा दूंगी। एक तमाचा। चेहरे पर एक सीधा और खुला तमाचा। यांग ये मन ही मन बहुत खुश था। वह वाकई बहुत दबंग और बहुत प्यारी है। हा। इस बार लुओ जून का चेहरा सचमुच उदास हो गया। उसने सोचा था कि यांग ये बहुत घमंडी और अभिमानी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये से भी ज्यादा घमंडी और अभिमानी कोई हो सकता है। लुओ जून सार्वजनिक रूप से अपने चेहरे पर थप्पड़ खाना कैसे बर्दाश्त कर सकता था? लुओ जुन का हाथ धीरे धीरे नश्वर सम्राट तलवार की ओर बढ़ा। शून्य फ्लैश। यांग यी की मुट्ठी में फिर से प्रकट हुआ और उसकी आंखों में उत्साह दिखाई दिया क्योंकि वह लुओ जून को देख रहा था। इसके अलावा वह अपने दिल में लगातार चिल्ला रहा था, करो लुओ जून, उस पर हमला करो और मैं तुम्हें मारने के लिए एन नानजिंग के साथ सेना में शामिल हो जाऊंगा। जब तक एन नानजिंग ने लुओ जून के पक्ष में उन 3 साथियों को व्यस्त रखा, तब तक वह बहुत कम समय में लुओ जून को मारने की अपनी क्षमता में आश्वस्त था और वह इसे पूरा करने के लिए अपने तलवार क्षेत्र की ताकत को उजागर करने में संकोच नहीं करेगा। अध्याय 535 यह खुला है। लुओ जून का चेहरा एन नानजिंग द्वारा सार्वजनिक रूप से उकसाए जाने से थोड़ा विकृत हो गया। नश्वर सम्राट तलवार लगातार कांप रही थी और ऐसा लग रहा था कि वह आगे बढ़कर एन नानजिंग पर हमला करना चाहती थी। हालांकि लुओ जून इस समय बहुत गुस्से में था, फिर भी उसने अपने गुस्से को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। अगर वह अभी हमला करता, तो यह एन नानजिंग को यांग ये के पक्ष में धकेलने जैसा होता। अगर यांग ये एन नानजिंग के साथ सेना में शामिल हो जाता, तो क्या सम्राट क्षेत्र से नीचे कोई भी उनका कुछ कर सकता था? बेशक, एक और कारण भी था, वह यह कि उसे एन नानजिंग को हराने की अपनी क्षमता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह नश्वर सम्राट था, दुनिया का प्रतिनिधि। इसलिए वह हार नहीं सकता था। एक बार वह हार गया, तो उसकी प्रतिष्ठा में विनाशकारी गिरावट आएगी, और यह बहुत संभावना थी कि जो लोग उसका अनुसरण करेंगे वे विश्वासघाती हो जाएंगे।
इसके अलावा जो लोग अभी भी हिचकिचा रहे थे वे निश्चित रूप से उसे अब और नहीं चुनेंगे। इसलिए जब तक वह पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाए, वह बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकता था। लेकिन यदि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो भविष्य के लिए इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा को अभी और यहीं पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस समय लुओ जून वास्तव में बूढ़े शराबी की लाश को कोड़े मारना चाहता था। अगर उस आदमी ने खुद से काम नहीं किया होता, तो उसे ऐसी दुविधा में नहीं पड़ना पड़ता। लुओ जून, क्या तुम्हें मानव दुनिया का नश्वर सम्राट नहीं कहा जाता? तुम उससे चुनौती स्वीकार करने से भी नहीं डरोगे, है न? इस बीच मौजुबान ठहाके लगाकर हंस पड़ा। नश्वर सम्राट, क्या डरपोक है? दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के मजबूत आदमी ने लुओ जून को तिरस्कार से देखा। इस समय यांग यी की वजह से उसे पूरी मानव जाति के बारे में बुरा आभास हुआ था, और किसी भी इंसान को देखना उसे नापसंद था। बगल में खड़े मानव गहराई करने वाले भी लुओ जून को घूर रहे थे। हालांकि उन्होंने खुलकर उसका मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन उनके चेहरे पर मजाक के भाव थे, और कुछ ने तो अपने चेहरे पर सीधे तौर पर अपना उपहास और तिरस्कार भी प्रकट किया। लुओ जून की अभिव्यक्ति और भी भद्दी हो गई। ठीक इसी समय उनके बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति एल्ड यून ने कहा, मार्शल गॉर्डन, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए मुझे आपकी क्षमता का अनुभव करने की अनुमति दें। बूढ़े, तुम सच में बेशर्म हो। इस बीच यांग ये अचानक जोर से बोली, तुम एक साल दायरे के 9वें रैंक पर हो, जबकि एन नानजिंग अभी अभी एक साल दायरे में आगे बढ़ी है, फिर भी तुमने वास्तव में बेशर्मी से उसे चुनौती दी। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे एक्साल्टेड हान साम्राज्य में कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं है? या शायद तुम्हारा एक्साल्टेड हान साम्राज्य कूड़े के ढेर से भरा हुआ है जो केवल कमजोर लोगों को धमकाना जानता है? ठीक है, तुम्हारे एक्साल्टेड हान साम्राज्य के विशेषज्ञ हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। एल्डर यून की आंखें सिकुड़ गईं जब उन्होंने यांग ये को देखा, और उन्होंने कहा, तुम लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाओगे। अब मुझे धमका रहे हो? यांग ये ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे महान हान साम्राज्य में इतने सारे विशेषज्ञ हैं। अगर मुझे मारने के लिए कुछ हजार महान दायरे के विशेषज्ञ भेजे जाएं तो मुझे क्या करना चाहिए? जब वह इतना बोल गया, तो यांग ये ने लुओ जून को देखा और कहा, लुओ जून, तुम खुद को नश्वर सम्राट कहते हो, लेकिन मेरी राय में तुम सिर्फ एक बेकार चीज हो। क्योंकि तुम सिर्फ विशेषज्ञों के एक समूह के पीछे खड़े रहना और उनसे सुरक्षित रहना जानते हो। थोड़ा अहंकारी होना, अगर तुम्हारे पास वे सभी रक्षक नहीं होते, तो तुम्हें मारना वास्तव में एक कुत्ते को मारने जैसा होता। लुओ जून की आंखों में हत्या की मंशा उभर आई। कितना दुस्साहस! एल्ड यून ने गुस्से से चिल्लाते हुए यांग ये की ओर अपनी हथेली पटकी। इस प्रहार की ताकत बहुत भयानक थी। इसके चलते अंतरिक्ष सीधे ढह गया। इसके अलावा उसकी हथेली के चारों ओर लगभग 10 मीटर के क्षेत्र में जगह इस तरह से टूटने लगी थी जैसे मकड़ी के जाले बन रहे हों। यांग ये के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गंभीर भाव था। बूढ़ा आदमी पुराने शराबी से कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और बस अपनी तलवार खींचने ही वाला था। इस बीच एन नानजिंग अचानक यांग ये के सामने आ खड़ी हुई और फिर उसने अचानक स्काई स्प्लिट को उस हथेली की ओर चाकू मार दिया। एल्ड यून के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्होंने तेजी से अपनी हथेली वापस खींच ली। उनकी आंखों में एक गंभीर भाव था जब उन्होंने अपनी हथेली को देखा, जिस पर बारीक दरारें थीं। एन नानजिंग ने अपना भाला एल्ड यून की ओर तानते हुए कहा, क्या तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते थे? आओ, मैं देखूं कि 9वीं रैंक का एक साल ट्रियल्म विशेषज्ञ कितना दुर्जय होता है। मुझे करने दो। इस बीच लुओ जून अचानक बोल पड़ा। उसे पता था कि अगर उसने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। नहीं, एल्ड यून और लुओ जून के साथ मौजूद कुछ विशेषज्ञों ने कहा। खास तौर पर एल्ड यून। एन नानजिंग के साथ हुई उस टक्कर ने ही उसे यह एहसास करा दिया कि लुओ जून इस समय एन नानजिंग के मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। अगर वह अभी एन नानजिंग से लड़ता, तो बहुत संभावना थी कि लुओ जून मर जाता, और अगर वह बच भी जाता, तो भी वह निश्चित रूप से हार जाता। लुओ जून को अब बिल्कुल भी हारने नहीं दिया जा सकता था, चाहे कुछ भी हो। क्या तुम आखिरकार अब कायर नहीं रहोगे? मौजुबान ने ठंडी हंसी में कहा, लुओ जून, मैंने कभी नश्वर सम्राट की तलवार की ताकत नहीं देखी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अन्यथा यह वास्तव में बहुत उबाऊ होगा। वह मनुष्यों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखकर खुश होने वालों में से एक था। लुओ जून ने मौजुबान को ठंडे नजर से देखा और फिर एक कदम आगे बढ़ा दिया। ठीक इसी समय एल्ड यू लुओ जून के रास्ते में आ खड़ा हुआ और उसे रोक दिया। नश्वर सम्राट, जब आपका जीवन असंख्य जीवों के जीवन से जुड़ा हो, तो आप आवेग में आकर काम नहीं कर सकते। थोड़ी सी भी सहनशीलता की कमी से बड़ी बड़ी योजनाएं बर्बाद हो जाएंगी। आपको भविष्य में एन नानजिंग और यांग ये से लड़ने का मौका मिलेगा, तो अभी आवेग में आकर काम क्यों करना? हम यहाँ क्यों आए हैं, इसका असली कारण मत भूलना। बड़े यून सही कह रहे हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, नश्वर सम्राट, आपकी साधना पद्धति हम सभी साधारण गूढ़ व्यक्तियों से अलग है।
क्या झाओ झानफेई द्वारा पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा कर लेने के बाद एन नानजिंग और यांग ये को मारना बेहद आसान नहीं होगा। बेशक एक सम्राट के अधीन लोग अपने सम्राट का अपमान करने की अनुमति देने के लिए मृत्यु के पात्र हैं। इसलिए हम आपके अधीनस्थ मृत्यु के पात्र हैं। कृपया हमें अपनी सजा प्रदान करें। लुओ जून ने गहरी सांस ली, जबकि नश्वर सम्राट तलवार पर उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली हो गई। एल्द यू ने अपने दिल में राहत की सांस ली। उसे चिंता थी कि यांग ये फिर से कुछ अपमानजनक कहेगा, इसलिए वह तुरंत यांग ये की ओर तेजी से बढ़ा। इसके अलावा बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे चली गई और चांदी की रोशनी की कुछ किरणें यांग ये की ओर हिंसक रूप से चलीं। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। यह स्पष्ट रूप से एन नानजिंग है जिसने लुओ जून को उकसाया, लेकिन ये लोग उसके साथ परेशानी नहीं चाहते हैं और इसके बजाय मेरे लिए आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं धमकाए जाने के लिए इतना आसान लक्ष्य हूं? यांग ये ने शून्य फ्लैश लहराया और कुछ हल्की आवाजें गूंज उठी, क्योंकि चांदी की सुइयां जमीन पर बिखर गईं। इस बीच एल्द यू उसके सामने आ गया था। एल्द यू हमला करने ही वाला था कि तभी एन नानजिंग फिर से यांग ये के सामने आ गई। एल्द यून की आकृति ने आन नानजिंग को देखकर हिलना बंद कर दिया। वह स्वाभाविक रूप से डरता नहीं था अगर उसे सिर्फ आन नानजिंग या यांग यी का सामना करना पड़ता, लेकिन अगर वे दोनों मिलकर सेना बनाते। एन नानजिंग, क्या तुम सचमुच महान हान साम्राज्य के खिलाफ जाने का इरादा रखते हो? एल्द यून ने धीमी आवाज में कहा। एन नानजिंग ने कहा, यह आप सभी हैं जो मेरे खिलाफ जा रहे हैं। बूढ़ा शराबी तो पहले ही मर चुका है, तुम्हें और क्या चाहिए? एल्द यून ने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे नाराज मत करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पलटी और यांग ये को देखने लगी। चलो चलते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें पूछनी हैं। यांग ये का दिल थोड़ा गर्म महसूस कर रहा था। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह नानजिंग की दयालुता का एक रूप था। उसे एल्द यू और उस बूढ़ी महिला की संयुक्त सेना का विरोध करने की अपनी क्षमता पर थोड़ा भी भरोसा नहीं था। इसके अलावा बगल से एक काले कपड़े पहने व्यक्ति भी देख रहा था। बेशक अगर उसे एक कोने में धकेल दिया जाता तो वह अभी भी लुओ जून के समूह से निपटने में सक्षम था, और उसे बस अपने तलवार सेवकों और अपने कुछ अन्य तुरुप के पत्तों के अस्तित्व को उजागर करना होगा। यद्यपि उसके तुरुप के पत्ते बहुत महत्वपूर्ण थे, फिर भी खतरे में होने पर भी उनका प्रयोग न करना मूर्खता होगी। यांग ये उसके अच्छे इरादों को अस्वीकार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सिर हिलाया और एन नानजिंग के साथ चला गया। शैतान जाति और दानव जाति के लोगों सहित सभी दर्शकों के कोने इस दृश्य को देखकर हिल गए। अगर वे दोनों वास्तव में सेना में शामिल हो जाते हैं, तो क्या कोई अन्य पार्टी सेंट खंडहर में उनसे निपटने में सक्षम होगी? यहां तक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के गर्वित सदस्यों को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि वे सभी निश्चित रूप से वापस लड़ने में असमर्थ होंगे और केवल तभी मारे जाएंगे जब एन नानजिंग और यांग ये सेना में शामिल हो जाएं। किसने कहा कि तलवार सम्राट और मार्शल भगवान भाग्य के दुश्मन हैं? क्या आपको डर नहीं है कि लुओ जुन आपके अन कबीले के खिलाफ काम करेगा? यांग ये ने पूछा। एन नानजिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, वह हिम्मत नहीं करेगा। कम से कम अभी तो नहीं। या ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो, जब तक वह मुझे खत्म नहीं कर देता, तब तक वह हिम्मत नहीं करेगा। क्या आपको डर नहीं है कि महान हान साम्राज्य के सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ आप पर हमला करेंगे? यांग ये ने स्वीकार किया कि आन नानजिंग की ताकत बहुत असाधारण थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी असाधारण क्यों न हो, उसके लिए अपनी वर्तमान साधना के साथ सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों का विरोध करना असंभव था। सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों से लड़ने के लिए महान क्षेत्र विशेषज्ञों ने साधना के क्षेत्र को पार किया। यह एक मजाक था। महाद्वीप के इतिहास में किसी ने भी ऐसा कभी नहीं किया था, क्योंकि उन दो क्षेत्रों के बीच का अंतर वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। मेरे आन कबीले में भी सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, आन नानजिंग ने कहा। इसके अलावा यह दुनिया में सबसे मजबूत में से एक है। महान हान साम्राज्य मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक वह अभी भी जीवित है, क्योंकि महान हान साम्राज्य भी ऐसे विशेषज्ञ का बदला लेने में असमर्थ है, खासकर ऐसे समय में। एक सर्वोच्च विशेषज्ञ। यांग ये को अब समझ में आ गया। आन नानजिंग के कबीले का अस्तित्व दानव सम्राट के समान था, लेकिन अगर आन कबीले का अस्तित्व इतना ही भयानक था, तो फिर दोनों आन कबीलों को एक क्यों नहीं बनाया गया? ऐसा लग रहा था कि एन नानजिंग को पता था कि वह क्या सोच रहा था, और उसने कहा, पूर्वज ने एन कबीले में विभाजन पर कोई ध्यान देने से इनकार कर दिया। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि वह पूरे एन कबीले के बारे में परवाह नहीं करता है। अगर मैं कबीले में प्रकट नहीं होता, तो वह शायद एन कबीले में वापस भी नहीं आता। यांग ये खुद को कड़वी मुस्कान और अपना सिर हिलाने से रोक नहीं पाया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि चाहे कोई कितना भी बड़ा दानव क्यों न हो या कितना भी भयानक क्यों न हो, जब तक उसके पास कोई पृष्ठभूमि और समर्थन न हो, तब तक वह महाद्वीप की महान शक्तियों के सामने बिल्कुल बेकार था। क्योंकि बिना किसी समर्थन या पृष्ठभूमि के किसी को खत्म करना उनके लिए वाकई बहुत आसान था।
बिल्कुल उसके जैसा। अगर उसके पास दानव सम्राट का समर्थन न होता तो श्रेष्ठ हान साम्राज्य के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ शायद बहुत पहले ही उसका सफाया कर चुके होते। वे तीनों साथी एक साथ दायरे के 9वें रैंक पर हैं और वे बहुत शक्तिशाली हैं। चाहे आप हो या मैं, हम अकेले उनकी संयुक्त सेना का विरोध नहीं कर पाएंगे। अगर आप खंडहरों में उनसे मुठभेड़ करते हैं तो उनके खिलाफ सीधे न जाना ही सबसे अच्छा है, एन नानजिंग ने कहा। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं अपनी जान देने जैसा कुछ नहीं करूंगा। मेरा लक्ष्य वर्ल्ड पोर्ट्रेट है और इसे प्राप्त करने के बाद मैं चला जाऊंगा। मैं उनके साथ मुसीबत मोल लेने नहीं जाऊंगा। बेशक, शर्त यह है कि वे मेरे साथ मुसीबत मोल लेने न आए। एन नानजिंग ने सिर हिलाया। अचानक उसकी नज़र दूर की पर्वत श्रृंखला की ओर गई और बोली, क्या इसके चारों ओर की रक्षात्मक भव्य संरचना आखिरकार टूटने वाली है? इस समय आसपास के सभी लोगों की नजरें पर्वत श्रृंखला की ओर लगी हुई थीं, क्योंकि पर्वत श्रृंखला के चारों ओर धुंध वास्तव में तेजी से बहने लगी थी और पतली बाधा भी विकृत होने लगी थी। ठीक इसी समय ड्रैगन सम्राट, शैतान जाति के महान बुजुर्ग और एक काले बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति बाधा के सामने प्रकट हुआ। उन सभी ने अपनी दाहिनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर बाधा पर जोरदार मुक्का मारा। आसपास के लोगों ने उत्साह के साथ देखा कि विस्फोट हुआ और फिर पूरा अवरोधक टूट गया तथा धुंध की असंख्य किरणें आसपास की ओर फैल गईं। हमला करो, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया और फिर अनगिनत आकृतियां पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ीं। अध्याय 536 ताओवादी वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी। उनकी आंखों के सामने एक महल दिखाई दिया। महल बहुत बड़ा और भव्य था। एक साथ दायरे में अपनी ताकत के बावजूद वे अभी भी यह समझने में असमर्थ थे कि यह वास्तव में कितना बड़ा था जबकि वे इसके सामने खड़े थे। उनके सामने पत्थर की सीढ़ियां थीं जो लंबाई और चौड़ाई में लगभग 10 किलोमीटर लंबी थीं। पत्थर की सीढ़ियां लगातार दूर तक ऊपर तक जाती रहीं और पत्थर की सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा दरवाजा था जो 300 मीटर से ज्यादा लंबा और चौड़ा था। दरवाजे के ऊपर 3 शब्द खुदे हुए थे, लियू युन पैलेस। आक्रमण करो। उन तीनों शब्दों को देखते ही उनकी आंखें लालच से लाल हो गईं और उनकी आकृतियां पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर हवा में चमक उठीं। हालांकि जब वे पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर हवा में पहुंचे थे तो अचानक अंतरिक्ष में एक हल्का उतार चढ़ाव आया और फिर उनमें से तीखी चीखें गूंज उठीं क्योंकि वे सीधे हवा में ही नष्ट हो गए थे। यहाँ सबके हाव भाव बदल गए। यांग ये का दिल भी कांप उठा क्योंकि पहले से ही उतार चढ़ाव कुछ ऐसा था जिसका वह भी शायद विरोध नहीं कर पा रहा था। उसने आसपास की तरफ देखा और फिर उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। यह पूरी जगह एक अजीबोगरीब आभा से भरी हुई थी और उसे लगा कि वह यहाँ एक छोटी सी गलती से भी मर सकता है। ठीक इसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने नीले रंग का ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था पत्थर की सीढ़ियों के ऊपर प्रकट हुआ। नीले वस्त्र पहने बूढ़े को देखकर सभी के चेहरे पर भाव एक बार फिर बदल गए। क्या यहाँ कोई जीवित है? यांग ये की पलकें भी फड़क उठीं। क्या यह बूढ़ा आदमी संत लियू युन हो सकता है? अगर वह सच में है तो क्या यह थोड़ा ज्यादा डरावना नहीं है? आखिरकार संत लियू युन एक ऐसा अस्तित्व था जो तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज से कहीं ज्यादा पुराना था, इसलिए यांग ये को आश्चर्य हुआ कि अगर यह वास्तव में संत लियू युन था तो वह कितने समय तक जीवित रहा होगा। बूढ़े आदमी को देखकर यहाँ हर किसी की आंखों में श्रद्धा झलक रही थी। यहाँ तक कि लुओ जून के समूह के सभी लोगों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, क्योंकि उनके महान हान साम्राज्य ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि संत क्षेत्र के विशेषज्ञ कितने भयानक होते हैं। अगर कोई संत क्षेत्र विशेषज्ञ उनके प्रति बुरी नीयत रखता तो शायद वह भी मर जाता, क्योंकि महान हान साम्राज्य के पास भी कोई संत क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था। बूढ़े व्यक्ति ने नीचे की भीड़ पर नजर डाली और कहा, यदि आप लियू युन पैलेस में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप केवल पैदल ही जा सकते हैं। बूढ़ा व्यक्ति अपनी बात समाप्त करने के बाद मुड़ा और महल में प्रवेश किया। चलना। यांग ये की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ये पत्थर की सीढ़ियां किसी तरह का रहस्य छिपा रही होंगी? एक साथ दायरे के विशेषज्ञों के उस समूह के अभी अभी नष्ट हो जाने के बाद दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले और शैतान जाति के सदस्यों सहित यहाँ के सभी प्रगाढ़ लोगों ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। भले ही बूढ़े आदमी ने कहा था कि वे महल में चलेंगे, लेकिन एक मूर्ख भी जानता था कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए वे सभी पानी की जांच करने के लिए किसी का इंतजार कर रहे थे। ठीक इसी समय आन नानजिंग धीरे धीरे पत्थर की सीढ़ियों की ओर बढ़ी और सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। नानजिंग अभी पहले स्तर पर कदम रखने ही वाली थी कि यांग ये उसके पास आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, चलो साथ चलते हैं, ठीक है? एन नानजिंग ने यांग ये की ओर देखा और फिर उसने सिर हिला दिया। दोनों ने पहले स्तर पर पैर रखा। कुछ नहीं हुआ। केवल एन नानजिंग और यांग ये ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी क्योंकि उन्हें लगा कि जब वे उस स्तर पर कदम रखते हैं तो उनका शरीर थोड़ा भारी हो जाता है। यह गुरुत्वाकर्षण था। पत्थर की सीढ़ियां गुरुत्वाकर्षण बल से ढकी हुई थीं। यह एक परीक्षा होनी चाहिए, एन नानजिंग ने कहा। यह यहाँ के सभी गूढ़ व्यक्तियों के लिए एक परीक्षा है।
जिन लोगों की साधना तुलनात्मक रूप से कम है या जिन्होंने शक्ति के बाहरी स्रोतों पर भरोसा करके अपनी साधना प्राप्त की है, वे निश्चित रूप से पत्थर की सीढ़ियों से नष्ट हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि संत लियू यू की विरासत के बारे में अफवाह निराधार अफवाह नहीं हो सकती है। क्या तुम विरासत के लिए आए हो? यांग ये ने पूछा। नानजिंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। यांग ये ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि पहले वाला बूढ़ा आदमी संत लियू यू था? एन नानजिंग ने कहा, शायद वह नहीं था। अगर संत लियू यून अभी भी जीवित होते तो उनके यहाँ छिपे रहने का कोई कारण नहीं होता। यहाँ तक कि स्वर्ग को भी उनके स्तर के विशेषज्ञ से डरना पड़ता। यांग ये ने पूछा, तो फिर वह बूढ़ा आदमी कौन है? एन नानजिंग ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं जानता हूँ? यांग ये अवाक रह गया। एन नानजिंग और यांग ये कदम दर कदम आगे बढ़ते गए। उनकी गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन धीमी भी नहीं थी। किसी भी मामले में उन्होंने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके अलावा उनके पीछे पीछे प्रगाढ़ लोगों का एक समूह चल रहा था। हालांकि प्रगाढ़ लोगों का वह समूह धीरे धीरे सिकुड़ रहा था, क्योंकि एक प्रगाढ़ व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के बल को सहन करने में असमर्थ था और वे जिस भी स्तर पर आगे बढ़े, पत्थर की सीढ़ियों से नीचे लुढ़क नहीं सकते थे। इस समय यह स्पष्ट था कि उनमें से किसने अपनी वर्तमान साधना को प्राप्त करने के लिए बाहरी शक्तियों का उपयोग किया था। एन नानजिंग और यांग ये के ठीक पीछे का समूह लुओ जून का समूह था, जिसमें वह, शैडो और एल्डर युन शामिल थे। उनके तीन के समूह के पीछे शैतान जाति के मोजुवान और मोके थे, और दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले से मोटी भौहों वाला वह मजबूत आदमी था। तीन जातियों के अन्य सभी प्रगाढ़ लोग इन समूहों के पीछे थे। एन नानजिंग, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? एक बार जब आप एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाते हैं और एक ऐसा स्तर प्राप्त कर लेते हैं जिससे आप संतुष्ट हैं, तो आप क्या करने का इरादा रखते हैं? यांग ये ने पूछा। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि मार्शल दाओ के अलावा एन नानजिंग को और क्या परवाह है। नानजिंग कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर बोली, मुझे नहीं पता। यांग ये ने अचानक कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने कभी किसी से शादी करने के बारे में नहीं सोचा? उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव किया वह और भी मजबूत होता जा रहा था, और यह इस हद तक था कि उनके चेहरे पर ठंडा पसीना आ गया था। हालांकि वे अभी भी शिखर तक आधे ही पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा विषय उठाया जो उन्हें लगा कि माहौल को हल्का कर सकता है। एन नानजिंग ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा, और वह उसे तब तक देखती रही जब तक कि वह काफी असहज महसूस करने लगा। फिर उसने कहा, किससे शादी करें? यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे कैसे पता? लेकिन क्या सभी महिलाओं को किसी न किसी से शादी करनी ही पड़ती है? एन नानजिंग कुछ देर तक चुप रही, फिर अचानक उसने कहा, उस दिन आपने प्राचीन डोमेन सिटी के बाहर उन तीरों को रोकने में मेरी मदद क्यों की? यांग ये स्तब्ध रह गया, और फिर उसने एक सवाल के साथ जवाब दिया। अगर उस समय मेरे पास खुद को बचाने की ताकत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे पास थी, तो क्या तुम बस मुझे मरते हुए देखते? एन नानजिंग दक्षिणी क्षेत्र में फूल महल पर हमला करने के लिए उसका पीछा कर रही थी, और बस इसी वजह से उसके लिए उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं करना असंभव था। इसके अलावा उसने वास्तव में उसे अपना दोस्त मान लिया था। क्योंकि हम दोस्त हैं? एन नानजिंग ने पूछा। यांग ये ने कहा, मैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा वे मेरे साथ करते हैं। आपने उस समय मुझे नहीं छोड़ा। अरे, मेरा मतलब है कि आपने मुझे फूल महल में उस खतरनाक स्थिति के दौरान छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। तो मैं आपको कैसे छोड़ सकता था और खुद भाग सकता था, जबकि हम उस दिन प्राचीन डोमेन सिटी के बाहर थे? सच कहूं तो मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चला कि आपके कबीले ने लुओ जून का पक्ष लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि हम भविष्य में वास्तव में दुश्मन बन सकते हैं। एन नानजिंग, क्या आपको लगता है कि हम दुश्मन बन जाएंगे? ताकत के मामले में आन नानजिंग साधना के उसी क्षेत्र में एकमात्र प्रखर साधक थी जिसे हराने में वह सक्षम होने के बारे में आश्वस्त नहीं था। रिश्ते के मामले में उसने उसे अपना दोस्त बना लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था जिसे वह कभी अपना दोस्त मानता था। नानजिंग ने अचानक कहा, अगर हम एक दिन दुश्मन बन गए और आपके पास मुझे मारने की क्षमता हो, तो क्या आप ऐसा करेंगे? यांग ये ने सवाल करते हुए जवाब दिया, तुम्हारा क्या तुम मुझे मार डालोगे? एन नानजिंग ने अपना सिर उठाया और आगे की ओर देखा, जबकि वह धीरे धीरे यांग ये के साथ उन पर चढ़ रही थी, और उसने कहा, भविष्य अज्ञात है, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है। अगर तुम मुझे धोखा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, ठीक है? विश्वासघात। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। उसके शब्दों को गलत समझना वाकई आसान है, लेकिन उसने एक बात की पुष्टि की थी, और वह थी उसके प्रति उसका रवैया। वह समझ पाया कि उसने उसे अपना दोस्त मान लिया था। लगता है मुझे जल्द ही एन कबीले से संपर्क करना चाहिए। यांग ये ने तय किया था कि वह विश्व चित्र प्राप्त करने के बाद एन कबीले में जाएगा और एन नानजिंग के कबीले के लोगों से बात करेगा, क्योंकि उसने एन नानजिंग को लुओ जून द्वारा इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। दाओवादी वेशभूषा में वह बूढ़ा आदमी अचानक एक बार फिर पत्थर की सीढ़ियों के अंत में प्रकट हुआ।
बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखों में उत्साह दिखाया जब उसने यांग ये और एन नानजिंग को देखा जो अभी भी उसी गति से पत्थर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, और उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मजबूत नींव है। भले ही वे अभी अभी एक साल दायरे में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ठोस नींव कुछ ऐसी है जिसकी तुलना साधारण 9वीं रैंक के एक साल दायरे के विशेषज्ञ भी नहीं कर सकते। दिलचस्प है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 10,000 से अधिक वर्षों के बाद महाद्वीप में ऐसी प्रतिभाएं दिखाई देंगी। हे, यह आप दोनों के लिए बहुत आसान लगता है, इसलिए मैं आप पर थोड़ा सख्त हो जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़े व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और फिर अचानक उसे नीचे की ओर दबा दिया। नीचे पत्थर की सीढ़ियों पर अनगिनत दीपफोमर्स से तीखी चीखें गूंजी, और फिर वे पत्थर की सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गए। लुओ जून के समूह, दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले और शैतान जाति के सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। इसके अलावा वहां एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन और शैतान जाति का एक सदस्य भी था जो पत्थर की सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे आ गया। एन नानजिंग और यांग यी के हाव भाव भी बदल गए क्योंकि उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण अनुभव किया वह सामान्य से 20 गुना ज्यादा था। दोनों ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, और बूढ़े ने चिढ़ाने वाला भाव प्रकट किया। टकराना। यांग यी के भीतर से 7वें स्तर की तलवार की मंशा उभरी, और फिर गुरुत्वाकर्षण तुरंत गायब हो गया। चूंकि गोल्डमैन यह जानबूझकर कर रहा था, इसलिए उसे लगा कि उसे अपनी ताकत को छिपाते रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसी समय एन नानजिंग के भीतर से मुट्ठी के इरादे की एक धारा भी बाहर निकली। तलवार का इरादा और मुट्ठी का इरादा एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन यांग यी और एन नानजिंग के नियंत्रण में रहते हुए दोनों इरादे एक दूसरे के साथ संघर्ष में नहीं आए। इसके अलावा उनके इरादों ने गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने के लिए एक साथ काम किया। लुओ जून के भीतर से शुद्ध सफेद राजा ऊर्जा की एक किरण निकली। जैसे ही राजा ऊर्जा प्रकट हुई, लुओ जून के समूह द्वारा अनुभव किया गया गुरुत्वाकर्षण का एक बड़ा हिस्सा तुरंत गायब हो गया। यांग ये और एन नानजिंग को देखते हुए लुओ जून के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी, और फिर उसने अपनी गति तेज कर दी जैसे कि वह यांग ये और एन नानजिंग से आगे निकलना चाहता हो। तलवार सम्राट, मार्शल भगवान, हम यहां तक नश्वर सम्राट। टीएस कितना दिलचस्प है। तलवार सम्राट, मार्शल भगवान और नश्वर सम्राट वास्तव में एक ही युग में पैदा हुए हैं। कितना दिलचस्प है। हा। बूढ़े आदमी ने यांग ये, एन नानजिंग और लुओ जुन को ध्यान से नापा, और फिर उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ फिर से उठाया और उसे नीचे की ओर दबाया। पत्थर की सीढ़ियों पर कुछ हजार दीपहर तुरंत ही लुढ़क कर नीचे आ गए, और पत्थर की सीढ़ियों से लुढ़कती हुई आकृतियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। समय की कुछ सांसें ही बीती थीं कि पत्थर की सीढ़ियों पर सिर्फ कुछ 100 दीपहर ही बचे थे। लुओ जून, मो जुवान, मोके और दिव्य देव ड्रैगन कबीले के सदस्य सभी मौके पर ही रुक गए थे। ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल कुछ ऐसा था कि उन्हें भी मौके पर ही घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। अगर उन्हें इस बात का डर न होता कि बूढ़ा आदमी संत लियू यूं हो सकता है, तो वे सभी अब तक गाली देना शुरू कर देते। क्या आप स्पष्ट रूप से हम सभी के साथ चाल नहीं चल रहे हैं? यांग यी और एन नानजिंग भी मौके पर ही रुक गए क्योंकि मौजूदा गुरुत्वाकर्षण बल सामान्य से कम 40 गुना ज्यादा था। वे अभी भी तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में थे क्योंकि सामान्य से 40 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण उनके लिए कष्टदायक था, लेकिन यह सिर्फ कष्टदायक ही था। वह बूढ़ा हमारे खिलाफ काम कर रहा है। हमें एक बार में ही अंत तक पहुंचना होगा, अन्यथा यह सामान्य गुरुत्वाकर्षण से 50 गुना या 100 गुना भी हो सकता है। यांग ये ने कहा। नानजिंग ने सिर हिलाया। यांग ये ने पूछा, चलो साथ मिलकर काम करते हैं। नहीं तो मुझे डर है कि जब हम आधे रास्ते पर होंगे तो वह अचानक इसे और भी मुश्किल बना देगा। नानजिंग ने मना नहीं किया और पुनः सिर हिलाया। जब उसने उसे सिर हिलाते देखा तो यांग ये ने झिझकना बंद कर दिया और एन नानजिंग का हाथ पकड़ लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।